हेलो डियर, क्या हाल आपके। उम्मीद है कि भाई ठीक ठाक होगे, तैयारी अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं अपना सेक्शनल मॉक 5 के मैथ सॉल्यूशन, और फिर आगे हम करेंगे रीजनिंग के सॉल्यूशन। ठीक है। तो आपको इंटरफेस थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। अलग इसलिए है कि भाई आपने पिछले मॉक में देख लिया होगा कि माइक की जो सेटिंग है वो गड़बड़ा गई थी। तो उसी कंप्यूटर के अंदर माइक ठीक करूं, उसके अंदर बहुत टाइम लगना था। एक और ये जो अपना सेटअप है जो पहले हम यूज़ कर रहे थे, इसके अंदर माइक की सेटिंग ठीक थी। दूसरे माइक से मैं इसमें रिकॉर्ड करता हूँ, इसीलिए मैंने इसी में रिकॉर्ड करना ठीक समझा कि अननेसेसरी क्यों टाइम वेस्ट करें, क्योंकि उससे मॉक लेट हो जाता। ठीक है भाई। तो इस फॉर्मेट में भी ठीक ही है अपना, ऐसी बात नहीं, आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए, है ना। ओके। तो जो हमेशा की तरह मॉक का जो लेवल है वो मैं फर्स्ट जो क्वेश्चन होएगा उसकी स्लाइड के ऊपर बताऊंगा आपको। इससे पहले अगर आपने ये मॉक नहीं दिया है, इवन कोचिंग सेंटर की वेबसाइट है भाई, evencoachingcenter.com। जो एंड्रॉयड ऐप है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ पर जाके आपने करना क्या है, इस मॉक को अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी, क्लियर है। और उसके बाद ये जो सोल्यूशन है ये आपने देखना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई। तो ताकि आंखें ठीक रहें तो इसलिए हम ब्लैक स्क्रीन में आ जाते हैं। देखो भाई, तो एक बार पीछे चलते हैं। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पहले मॉक दिया है, उसके बाद ही आप ये वीडियो सोल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है। और पूरी पूरी ये कोशिश की जाएगी कि कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकले। तो मैं अपने हिसाब से इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, आप अपने हिसाब से इस वीडियो को 1.5x या फिर 2x अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट करूं। तो मैंने क्या जूम किया कि आपने पहले मॉक दिया है, उसके बाद आप ये वीडियो सोल्यूशन देख रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं एक्ट करूंगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि इस मॉक का जो लेवल है मेरे भाई, वो ये लेंदी है, ये मेरी फोटो के पीछे छिप गया है, बट ये लेंदी है। और यहाँ पर मैथ भी लेंदी बनाया है, और शायद रीजनिंग भी इसके अंदर लेंदी है। टीम ने मेरे को लेंदी बताया, तो वो एग्जैक्टली कमल सर आपको बताएंगे। ठीक है। तो दोनों पोर्शन, रीजनिंग इजी और लेंदी, मैथ मेरे ख्याल मॉडरेट और लेंदी, ऐसा कुछ था, इजी टू मॉडरेट एंड लेंदी। ठीक है। तो दोनों पोर्शन ऐसे क्यों दे दिए हैं, और वो भी एग्जाम के पास, ये सिर्फ इसलिए दिए हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर आपका ये दिमाग तैयार करना भी जरूरी है, रियल एग्जाम में भी तो चीजें लेंदी आ सकती हैं। ठीक है सर, फिर तो हम लुट जाएंगे। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे अकेले के लिए लेंदी आ रहे हैं, दूसरे को कोई अलग शिफ्ट मिल रही है? नहीं। बट यही चीज आप एग्जाम में भी नहीं समझ पाते हो, और स्टूडेंट यहाँ पर भी नहीं समझ पाते, लेकिन ये समझना जरूरी है। अपना पेपर आ कैसा भी सकता है। ठीक है। तो उससे होएगा क्या, जो एवरेज मार्क्स हैं वो कम हो जाते हैं, कम मार्क्स पर सिलेक्शन होता है इन कंपैरिजन विद इजी शिफ्ट। मैंने आपको एक दिन पहले एग्जैक्ट जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी मैंने आपको दिखाया है, वो कोई अलग चीज़ नहीं है भाई, मैं घर से बना के ले आऊँ। आप बाकी के पेपर भी देख सकते हैं पहले कैसे हैं, जाके देख लो एक बार अपने मॉक्स से कंपेयर करके। तो मॉक्स को हमने रिलेवेंट भी रखा है, फिर भी पेपर की शिफ्ट से थोड़ा सा हार्ड रखा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी होएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास रियल एग्जाम का प्रेशर नहीं है तो मॉक ही, आपको पता है इसमें गंदा परफॉर्म होगा तो भी फाइनल तो नहीं है, तो यहाँ पर फिर भी थोड़ा कम प्रेशर होता है। तो ताकि आप इस तरीके की चीज़ों को भी वहाँ पर जाके फेस कर पाएँ। ठीक है? तो लेंदी है, जैसी भी है, हमेशा हमने क्या सोचना है? हमेशा हमने सोचना है 3 स्टेप के बारे में, कि सबसे पहले आई विल रीड द क्वेश्चन कामली, मैं शांति से रीड करूँगा, मैं उसे समझूँगा, समझना भी ज़रूरी, रीड करना और समझना अलग-अलग बात है। मैं उसे आराम से समझूँगा, शांति से पढ़ोगे, दिमाग को फ़ोकस्ड रखोगे, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं सोचोगे, मेरा ये हो गया तो, वो हो गया तो, तब समझ में नहीं आता। मॉक के अंदर या एग्जाम के अंदर आपका काम क्या है? आपका काम ये है, ऐसा परफॉर्मेंस रहा तो ये पोस्ट मिलेगा, ऐसा परफॉर्मेंस रहा तो ये पोस्ट मिलेगा, ये काम है, या उस वक्त उस क्वेश्चन को करना है? उस वक्त तो एटलीस्ट के लिए वो काम है ना, तो वो ईमानदारी से करो। ठीक है। तो रीड एंड अंडरस्टैंड कामली, और आई विल टेक द राइट डिसीजन। और मैं मॉक के खत्म होने के बाद देखूंगा शिफ्ट लेंदी है, मुश्किल है, मैं एक क्वेश्चन जो मेरी स्क्रीन के ऊपर है उसके हिसाब से राइट डिसीजन लूंगा। ये आपका फर्ज है, इसको पूरा नहीं करोगे भुगतोगे। क्लियर है, समझ में आ गई बात? तो ताकि हर चीज़ के लिए आप तैयार रहो। तो जो लेंदी है, आप अपनी ऐप के एक सेक्शन होता है जहाँ पर ऐसे दिखता है, ऐसे 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 ग्राफ सा बना कि सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने आए हैं।
कि भैया जो पीक होती है अपने ग्राफ की, रिजल्ट जब आप मॉक का देखोगे, तो जो इजी मॉक है, जो लेंदी है, जो मॉडरेट है, वहां पर ये पीक बदलती है। क्यों बदलती है? क्योंकि मॉक के हिसाब से बदलेगी। तो क्या रियल एग्जाम में पीक नहीं बदलेगी? वहां पर भी बदलेगी, आप लोग ही तो जा रहे हो वहां पर। तो जस्ट मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो इम्पैक्ट होता है लेंदी का, डिफिकल्ट का, वो सब पर पड़ता है, बट आपका दिमाग नहीं सोचता ये प्रेशर के अंदर। तो एटलीस्ट इसको आप थोड़ा सा समझ पाओ, आप इसके आदी हो, इसलिए ये दिया है। ठीक है, थोड़े से झटके देने जरूरी हैं, थोड़े से घबराओगे, फिर बाद में आके वीडियो देखोगे, तब जाके आप समझोगे कि हाँ भाई, हाँ भाई, मेरे को दिमाग सेंटर में रखना है, हर हालत में सेंटर में रखना है भाई। इजी आए सेंटर में रखना है, मुश्किल आए सेंटर में रखना है। दिमाग को काम रखे बिना काम चलेगा ही। स्टार्ट कर दूं अब मैं मॉक? चलो जी, देखो। तो यहाँ पर इसने ये बोला है भाई, तो ये क्वेश्चन अगर आपको कंसेप्ट पता है तो इट इज इजी क्वेश्चन, नहीं पता तो इट इज एन मॉडरेट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट ये चिल्ला चिल्ला के, जहां पर भी मैंने मेंसुरेशन 3D कराई है, हर जगह बताया, यूट्यूब हो या बैच हो। ठीक है, देखो, मान लो ये अपने पास एक डिब्बा है, कंसेप्ट बता देता हूँ। मान लो इस डिब्बे को आप यहाँ से ऐसे 3 पोर्शन में काट दो, 1 2 3 दिख रहा है ना, और यहाँ से ऐसे 4 पोर्शन में काट दो, 1 2 3 4। यहाँ पर 3 टुकड़े कर दिए, यहाँ पर 4, तो टोटल 12 बॉक्स बन गए। यही कंसेप्ट यहाँ पर 3D में लागू होता है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर 3 पोर्शन में काटने के लिए कट कितने लगाए? लाइनें तो 2 ही है ना, कट तो 2 ही लगाए। यहाँ पर 4 पोर्शन में काटने के लिए कट कितने लगाए? 3। ठीक है, एक तो ये चीज समझो भाई। ठीक है, यहाँ पर मैंने कट लगाए हैं 3 और 8 आइडेंटिकल हिस्सों में बांट दिया है। ठीक है जी, 8 आइडेंटिकल हिस्सों में बांटा है, यानी कि 8 बनता है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हर जगह पे 2 2 टुकड़े किए हैं। देखो, ये लंबाई है, यहाँ पर भी 2 पोर्शन हो गए, 1 और 2। ब्रेड्थ में भी 2 पोर्शन हो गए। एक कट ये वाला है, ये पूरा लगा है, अगर आप समझ पाओ। दूसरा कट ये वाला है, और तीसरा कट ये वाला है। जैसे जैसे केक को काटते हैं, ऐसे पूरा काट दिया। ठीक है, तो हर जगह 2 2 टुकड़े बनेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तभी यहाँ पर 8 बनेंगे। अगर 125 बन रहे हैं तो 125 5 का क्यूब है, यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हर तरफ 5 टुकड़े हुए। ठीक है जी, अब अगर हर तरफ 2 टुकड़े हुए हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो 2 पार्ट्स का मतलब कट एक ही लगा है। पार्ट्स 2 हैं लेकिन कट एक ही, एक ही कट है, 2 टुकड़ों में बट गया। एक रस्सी को एक कट लगा दो, 2 टुकड़ों में बट जाएगी। तो मैंने आपको ये बताया है कि जितने कट होंगे, एक कट है, अगर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब पर एक कट है, तो 100% एरिया बढ़ जाएगा। अगर 2 कट हैं तो 200% एरिया बढ़ जाएगा। ऐसा मैंने क्यों बोला है भाई? देखो, मैं कुछ ये डायग्राम वगैरह पहले बना के लाया हूँ ताकि टाइम अपना कम से कम लगे। ठीक है, देखो, मैंने सिर्फ ये वाला कट मार के आपको दिखाया। जब मैंने ये एक कट मारा तो यहाँ पर 2 फेस बने हैं, एक तो ये नीचे वाला है, और एक यहाँ पर ऐसे ऊपर भी एक फेस बना होगा, और ये है एल और ये है बी। तो यहाँ पर एक फेस बना है एल बी, एक फेस बना है एल बी। एक कट लगाने से 2 फेस बन गए एल बी। ऐसे ही यहाँ पर एक कट लगाओगे तो फिर 2 फेस आ जाएंगे, यहाँ पर एक कट लगाओगे तो फिर 2 फेस आ जाएंगे। और अपना टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? एल बी बी एच एच एल। तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों जगह एल बी बी एच एच एल का डबल होता है टोटल सरफेस एरिया। तो 2 बार एल बी, 2 बार बी एच, 2 बार एच एल। तो जब आप एक कट लगाते हो तो 2 एल बी और आ गए, 2 बी एच और आ गए, 2 एच एल और आ गए। ठीक है, अगर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों पर एक कट लगा दिया तो 100%, 2 कट लगा दिया तो 200% टोटल सरफेस एरिया बढ़ जाए। एक कट लगाया है, ये 100% बढ़ गया। ये है कंसेप्ट, मैं सोल्व नहीं कर रहा, ये आपको बता रखा है पहले। तो हर जगह जब एक 8 टुकड़ों में बांटा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इससे बने, यानी कि एक कट, यानी कि 100% बढ़ गया। यानी कि जो भी टोटल सरफेस एरिया उसको डबल कर दो। टोटल सरफेस एरिया आपको पता ही है, एल बी 50 इंटू 40 2000, 40 इंटू 30 1200, 30 इंटू 50 1500, ये हो गया भाई 4300। अब इसको इंटू में 2 करोगे तो ये आएगा टोटल सरफेस एरिया। अब मुझे 100% बढ़ाना भी है, तो ये एक तो है दोस्त ये वाला तरीका। दूसरा तरीका क्या है भाई? दूसरा तरीका ये है, इसके एक पीस को पकड़ लो, एक पीस छोटा सा, गेट दिस छोटू पीस, इसकी लेंथ देख लो। देखो, अब इसने हर जगह लंबाई को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो ये हाफ हो गई, तो इसकी लंबाई हो गई जी 25, इसकी ब्रेड्थ भी हो गई जी 20, और इसकी हाइट भी हो गई जी 15। मैंने आधा आधा कर दिया, 50 40 और 30 को।
ऐसे ऐसे 8 पीस हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल के 8 गुना कर दो। आपको लगेगा सर ये ईजी तो है, ये भी ईजी है अगर आपको कंसेप्ट पता हो तो, ना हाफ करना ना कोई बात। अगर किसी ने 125 टुकड़े कर दिए तो आपको पता है कि भैया 5 पार्ट कर दिए, लेंथ ब्रेड तो राइट हर एक के 5 पार्ट, यानी कि 4 कट मार दिए, यानी कि एरिया 400% बढ़ जाएगा, यानी कि 5 गुना कर दो, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या आ गया भाई, 2794 और 188। आगे बढ़ रहा हूँ, तो कंसेप्ट रिवाइज करते हैं भाई। यहाँ पर उसने बोला डुप्लीकेट रेशियो ये है, तो एक बार देखते हैं। कंसेप्ट ऐसा है भाई, मान लो मेरे पास एक रेशियो है A:B, तो डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है पावर डबल कर देना रेशियो। ए और बी का डुप्लीकेट रेशियो होगा A² B²। ये ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है पावर ट्रिपल कर देना। तो अगर आपको एक रेशियो दे रखा है 2:3, तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27। सब डुप्लीकेट रेशियो होता है पावर को हाफ कर देना, और सब ट्रिप्लीकेट होता है 1/3 उसी रेशियो। हिंदी में ये इनको बोलते हैं, ठीक है। और इनवर्स रेशियो होता है कि मान लो अपने पास 3 रेशियो हो, 2:3:4, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, व्युत्क्रम अनुपात। और मिश्र अनुपात बनता है 2 रेशियो से, एक रेशियो अपने पास 2:3 है, एक रेशियो अपने पास 4:7 है, तो गुणा कर दो दोस्त, 4 दूनी 8 और 7 21। कंसेप्ट हो गया रिवाइज। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर भाई साहब इसने बोल रखा है कि डुप्लीकेट रेशियो ये है, तो अगर डुप्लीकेट रेशियो ये है तो नॉर्मली इसका रेशियो क्या होगा, क्योंकि ये तो स्क्वायर करके आया है 5:3। नॉर्मली जो भी रेशियो था वो 5:3 था एक्स और वाई का। एक्स और वाई का डुप्लीकेट रेशियो है ना, एक्स और वाई का सम है जी 64, तो 5 और 3 8, रेशियो में जो चीज़ 8 है एक्चुअल में 64 है, यानी कि 8 गुना है। तो वाई जो कि रेशियो में 3 है वो इसका 8 गुना 24 है। पढ़ जाऊँ आगे, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन देखो, तो मैं ये इमेजिन करके आया हूँ कि भैया आपने मॉक वगैरह पहले दिया है, इस हिसाब से बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन पहले वाला कंसेप्ट पे डिपेंड करता है आपको आता है कि नहीं, कि कौन से राउंड में करोगे। सेकंड वाला क्वेश्चन कंसेप्ट पे डिपेंड करता है। अब की बार जानबूझ के ऐसा लेंदी दिया है ताकि आप इस चीज़ के लिए भी तैयार रहो। ये वाला क्वेश्चन आपको हर हाल में मार्क एंड रिव्यू स्किप करना है। क्यों? देखो देख के पता तो लग रहा है कि कैसे होगा, या मान लो नहीं पता लग रहा है कैसे होगा, तो मार्क एंड रिव्यू स्किप। टाइम लेगा, इतना तो पता लग रहा है, बाद में, है ना। अब करते हैं, देखो तो भाई इन सब का सम दे रखा है। अब बोलोगे जी हाँ, पावर साथ में कॉमन आती है जी, तो 2 की पावर 3 कॉमन निकाल ली, तो 5 6 ये सब ऐसे आ गए, इनका आधा आधा, 2 की पावर 3 कॉमन निकाल ली जी हाँ। अब आप देखोगे कि 5 से लेकर 10 तक का सम है, तो अगर मैं 1 + 2 3 ऐसे 10 तक का सम लूँ, ठीक है, और उसमें से 4 तक का घटा दूँ पूरे 10 तक वाले में से, तो यही तो आ जाएगा, तो यही हम करेंगे। ठीक है सर, लेकिन ये जो सम है ये क्यूब वालों का, आपको पता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1/2, एन स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, उसका ये फॉर्मूला है। और एन क्यूब, पहले एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम, एन इंटू एन प्लस 1 इसका स्क्वायर होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला लगाऊंगा। तो मैंने पहले लिया है सिग्मा 10 क्यूब, उसमें से मैंने घटा दिया है सिग्मा 4 का क्यूब। ठीक है, तो देखो n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर, एग्जैक्टली सेम चीज दोबारा लिख दी, n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर यानी कि सेम चीज दोबारा। क्लियर है जी। अब इस कैलकुलेशन को इजीली कैसे सोल्व करेंगे, अब ये देखते हैं। देखो तो 2 का क्यूब बोले तो भाई 8, अब इसमें से जो भी कॉमन होएगा ना वो मैं बाहर निकालता रहूंगा, 8। अब मुझे दिख रहा है पाँचू पाँचू 25 चौके 100, ठीक है जी, तो ये 100 बाहर निकाल लिया। नीचे यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, मैंने बाहर निकाल। उसके अलावा 11 11 और कुछ तो कॉमन है नहीं, तो यहाँ बचा 121, यहाँ बचा है दोस्त 4, 121 माइनस 4 117, ठीक है, 4 दूनी 8, 117 का डबल 234 के आगे 2 जीरो ऑप्शन। क्या ये क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में करने का है? बिल्कुल नहीं। क्या आपको आता है तो फर्स्ट राउंड में करने का है? जी नहीं। जब आप शांति से बाकी क्वेश्चन कर लोगे, अगर अगर सर अगर मॉक लेंदी हुआ तो मैं दोबारा तो इसको कर ही नहीं पाऊंगा, तो क्यों करना है? लेंदी मॉक में लेंदी क्वेश्चन करने हैं या छोटे करने हैं? सर छोटे करने हैं। अगर आपको क्वेश्चन छोड़ने भी पड़े तो लेंदी छोड़ोगे या छोटे छोड़ोगे? लेंदी छोड़ोगे ना, नंबर तो सेम है। स्ट्रेटजी हर तरीके के मॉक में एक ही लगेगी जो मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखो,
मान लो आपने इक्वेशन देखा, आपको लग रहा है कि भैया ये तो नहीं हो पाएगा, मार्क एंड रिव्यू। इस मॉक में जानबूझ के स्टार्टिंग के 5 इक्वेशन ऐसे दिए गए हैं जो आपको ऐसे करना पड़ेगा, फिर आपको सेल्फ डाउट होएगा, ये मॉक तो ऐसा है। बट मैं चाह रहा हूँ ये सेल्फ डाउट है ना, पेपर में जाने से पहले यही हो, ठीक है, पेपर में जाने से पहले ये यहीं हो ले, यहीं पर इसका इलाज हो ले कि भैया ठीक है, अगर ऐसा हो तो भी ठीक है, आगे क्वेश्चन थोड़े से कंपेरेटिवली ईजी होंगे। ठीक है, अब करते हैं। एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, बेस उसका 6 है, उसकी मीडियन जो है, इक्वल साइड्स को ड्रॉ की गई मीडियन, ये इक्वल साइड्स है, इक्वल साइड्स को ड्रॉ की गई जो कोरस्पॉन्डिंग ये जो लाइनें होती हैं, बिकॉज ये मीडियन है दोस्त, ये दोनों इक्वल होंगी, ठीक है, और ये होएगा सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड इनको 1:2 रेशियो में बांटेगा, इसको भी 1:2 रेशियो में बांटेगा, यानी कि नीचे वाला ये जो हिस्सा है ये दोनों का 2/3 है, तो पूरी मीडियन बराबर है तो ये भी बराबर ही होएगा, है ना, ठीक है जी। और उसने बोला ये 90 डिग्री पर है, ये तो एक आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल होगी जिसका रेशियो 1:1:√2 होता है। तो अगर 6 की जगह √2 है तो √2 से डिवाइड करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 3 रुको भाई, 3√2, रुको, हाँ 3√2, क्लियर है। तो अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आप मीडियंस ऐसे ड्रॉ करते हो तो 6 बराबर हिस्सों में एरिया बढ़ता है, ठीक है जी। अगर आप इस एरिया को ध्यान से देखोगे, ये वाला जो एरिया है ये ऐसे ऐसे 2 एरिया से बना है, ऐसे ऐसे, ये जो 6 एरिया है, हर एक एरिया 1/6 है, ये 2 एरिया से बना, तो ये 1/3 हो गया। तो ये जो इस ट्रायंगल का एरिया है GBC का, ये 1/3 है पूरे ट्रायंगल के एरिया का। तो इसका एरिया निकालते हैं, हाफ इंटू 3√2 इंटू 3√2, और उसको कर देते हैं 3, ठीक है। 2 से ये जाएगा भैया कट, मैं गलत कर दिया क्या भाई, 27, ठीक है ऑप्शन, क्लियर है, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन मार्क एंड रिव्यू फिर से, अगर आपको पहले वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट नहीं आता, मार्क एंड रिव्यू होना चाहिए था, दूसरे वाले का डुप्लीकेट वाला नहीं आता, मार्क एंड रिव्यू होना चाहिए था, तीसरा मार्क एंड रिव्यू होना चाहिए था, चौथा भी होना चाहिए था, पांचवा भी होना चाहिए। रियल एग्जाम आ गया तो ऐसे फिर क्या करोगे, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, अगर किसी ने ऐसा किया होगा तो उसको पता लगा होगा कि उसने ऐसा करके ठीक। अब करते हैं, इन एन इलेक्शन एक वोटर के पास चॉइस है कि 3 में से एक कैंडिडेट को दे दे और भैया नोटा दे दे। द 3 कैंडिडेट गेट वोट्स दैट आर 5 टाइम्स द नोटा, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और नोटा, ये इन तीनों को वोट मिले हैं 5 गुना नोटा से, नोटा को 1 वोट मिला तो इनको 5। रेशियो का क्वेश्चन है एक्चुअल में, रेशियो की अंडरस्टैंडिंग है। द विनर गेट्स वोट्स दैट आर ट्वाइस द सेकंड रनर अप। अब देखो, एक होता है विनर, फिर यहाँ पे आता है फर्स्ट रनर अप, और यहाँ पे आता है सेकंड रनर अप। तो सेकंड वाले बंदे को सेकंड रनर अप नहीं बोलते, रनर अप का मतलब ही सेकंड है, ठीक है। तो भैया उसने बोला है कि विनर को वोट मिले हैं ट्वाइस द सेकंड रनर अप, यानी कि इसको 1 मिला तो इसको 2 मिला, 2 और 1 अलग रेशियो, 5 और 1 अलग रेशियो, ठीक है। द फर्स्ट रनर अप गेट्स 600 वोट्स मोर देन नोटा। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको ए मान लूँ इस रेशियो को, क्योंकि ऐसे ही कर रहा है, और इसको बी मान लूँ, तो इसने क्या बताया, द विनर गेट्स वोट दैट आर ट्वाइस, ठीक है। द फर्स्ट रनर अप गेट 600 वोट्स मोर देन नोटा, ए प्लस 600, दो वेरिएबल आगे ए या बी, या तो लीनियर इक्वेशन बनेगी या मैं एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एंड डिफीट्स द सेकंड रनर अप बाई 200, उसने बोला है फर्स्ट रनर अप इसको 200 से डिफीट कर देता है, तो इसको भी, इसको, इसके पास 200 कम वोट हैं तो इसको मैं मान लेता हूँ 200 कम ए प्लस 400, ठीक है। तो यहाँ से बी की वैल्यू आ गई ए प्लस 400, यहाँ पर मेरे को मौका मिल गया इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने का, क्योंकि इस बी को भी मैं इसी में कन्वर्ट कर देता हूँ।
तो 2b यानी कि 2a प्लस में 800। अब मुझे पता है कि 5a का मतलब है दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो यानी कि 5a इज इक्वल टू, इन सबको जोड़ू 4a प्लस में 8 और 1800। ठीक है, तो यानी कि a इज इक्वल टू 1800। क्या पूछ रहा है? टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। तो 5a प्लस 1 है, 6a टोटल वोट्स है, 18 चिक 108, ऑप्शन बी। ठीक है भाई, कमेंट करके बताना यार ये फॉर्मेट ठीक लगा आपको, क्योंकि मान लो आज मेरा गला भी थोड़ा सा क्या हुआ, पूरे दिन कुछ टीम के साथ डिस्कस करना था, मेरे को बहुत बोलना पड़ा, तो गला भी छिला हुआ महसूस हो रहा था, और ये माइक वाला सिस्टम भी खराब हो गया, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे लगा बैठ के बना देता हूँ। अगर ये सिस्टम ठीक है तो बीच में कभी कभी इससे बना लेंगे भाई, हमें तो कंटेंट से मतलब है ना भाई। तो ये वाला क्वेश्चन कैसा है? इसमें भी एक और चीज़ बताऊँ, मार्क एंड रिव्यू भी कर सकते हो, अगर स्ट्राइक ना करे तो आपको गिल्ट में रहने की जरूरत नहीं है। देखो मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ, बार बार मेरे को अपना प्रोफाइल बताना ही पड़ता है कि भैया मैं सीडीएस का एग्ज़ाम, एनडीए का एग्ज़ाम, इवन एनडीए की तो एसएसबी में रिकमेंडेड हूँ, मेडिकल आउट हुआ था, मेरिट आउट नहीं। और भैया कैट का एग्ज़ाम है, ये स्टेट का एग्ज़ाम, और मैंने ज़िंदगी में सीरियसली इसी एग्ज़ाम की तैयारी करी थी। एनडीए का कैसे हो गया फिर वो, एक बार मैंने नकल से कर लिया और बाकी बाद में अकल से। ठीक, बट मैं कैपेबल था, बट वो मैं मेरिट आउट, चलो वो अलग स्टोरी। ठीक है भाई, तो कुल मिलाकर बाकी सारे एग्ज़ाम खुद ही मैंने किए हैं, और बहुत कम तैयारी के अंदर किए हैं, तो मुझे पता है कि एग्ज़ाम क्रैक करने का मोस्ट एफिशिएंट वे क्या है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और तब मेरे को कोई डिप्रेस करने वाला था नहीं, जैसे आप लोगों को डिप्रेस करने वाले आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में है। अगर आपको स्ट्राइक ना हो और आपने मार्क एंड रिव्यू कर दिया, बाद में क्वेश्चन निकला ईज़ी, तो गिल्ट में नहीं रहना है दोस्त, हो जाता है ऐसा, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी ये टेक्स्ट सॉल्यूशन से आप कर ही लो, आगे बढ़ते हैं। ये भी टेक्स्ट सॉल्यूशन से कर लो भाई, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक, हाँ, ये क्वेश्चन भी अगर आपने मार्क एंड रिव्यू कर दिया, क्योंकि कैलकुलेटिव होएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखा ये है, तो भी गिल्ट में रहने की जरूरत नहीं है। ये मॉक डिजाइन ही ऐसे किया गया है, मॉक का एक एक क्वेश्चन मेरे थ्रू गुजरता है जब वो मॉक बनता है उससे। ठीक है, तो ये डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि आपको जाने से पहले एक बार ये वाला झटका दे, वहां पर झटका ना लगे। क्लियर है? तो ये भी मार्क एंड रिव्यू कर दिया क्योंकि आपने ऐसे देखा, और बाद में खुद बच्चे गिल्ट में रहते हैं, अरे ये तो ऐसा था, मैं नहीं देख पाया। आप में से मैक्सिमम बच्चे नहीं देख पाए होंगे, मैक्सिमम। आगे बढ़ते हैं। ये देखो भाई, तो यहाँ पर अगर बेसिक तरीके से करोगे, यहाँ पर भी मार्क एंड रिव्यू कर दो। ठीक है, या फिर अगर बेसिक तरीके से भी करोगे तो हो जाए। देखो, तो उसने क्या बोला है, रेड और ब्लू बॉल्स का रेशियो है 3:2। ठीक है, उसने बोला दो बॉल रेंडमली ड्रॉ करी और दोनों बॉलों के लाल होने की प्रोबेबिलिटी है इतनी, तो दोनों बॉल लाल हों इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ताकि दोनों बॉल लाल बॉल में से निकले, तो आप मन ही मन में मान लो 3x और 2x, यानी कि दोनों बॉल 3x में से निकले, 3x(c2). अब ये x इन्वॉल्व है, इसीलिए आपको फर्स्ट राउंड में ये लगेगा कि मुझे नहीं करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हो जाएगा। ठीक है, और टोटल बॉल है 5x, टोटल नंबर ऑफ वेज है 5x(c2), ये होना चाहिए दोस्त 12/35। ठीक, अब आपको मैंने एक चीज़ बताई है कि भाई 10(c2) का सिंपल मतलब है कि 2 तक जाओ, मतलब 10 एक घटा दो और नीचे 2 फैक्टर। 10(c3) का मतलब है कि 3 नंबर तक जाओ और नीचे भाई साहब 3 फैक्टोरियल। तो जब ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जब C2 C2 C3 C3 हो, तो नीचे वाला फैक्टोरियल तो कट जाएगा, तो सिर्फ 3x को 2 नंबर तक ले जाना है, पहले 3x, दूसरा 3x-1, नीचे 5x, दूसरा 5x-1। ठीक है, बटे में 12/35। ठीक है, अब सोल्व करते हैं इसको। देखो, x से x कट गया 3, ओके 12, 5 7 35। इसके बाद चुपचाप क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सोल्व करो, कर लोगे आप, x की वैल्यू निकाल लोगे। अब मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपका बढ़ा देता हूँ। जब भी ऐसे दो चीज़ों को अगर हमने इक्वेट करना है रेशियो में, आप एक और काम कर सकते हो, अगर कर पाओ, क्या कि मैं ऊपर और नीचे अननोन टर्म x है, इसको मैं सेम कर रहा हूँ, क्या मैं 15 कर देता हूँ। मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से ताकि 15x हो जाए, नीचे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से ताकि 15x हो जाए। क्यों? अभी आपको समझ आएगा। 5×3 = 15x - 5 और 5×4 = 20। इधर भी तो करना पड़ेगा, दोनों तरफ न्यूमरेटर में, नीचे 3 से, 3×5 = 15x - 3 और 3×7 = 20। देखो, ऊपर 15x माइनस समथिंग, नीचे 15x माइनस समथिंग, तो मुझे पता है ऊपर और नीचे वाले में गैप 2 का है,
क्योंकि 15x तो दोनों जगह सेम होगा। मैं इस रेशियो में 2 का गैप करके फिर कंपेयर कर सकता हूँ, चाहे न्यूमरेटर को चाहे डिनोमिनेटर को। इनमें गैप है 1 का, तो डबल कर देता हूँ, 40 और 42। अब कंपेयर कर लो, 15x माइनस 5 इज इक्वल टू 40, तो 5 उधर गया, 15x इज 45, x इज 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजीली हो जाएगा, ये जस्ट कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ। तो x की वैल्यू 3 हो गई, तो उसने टोटल बॉल की संख्या पूछी है जो कि है 5x यानी कि 15। पहली चीज। अब दूसरी एक मजेदार चीज बताऊं, देखो लाल बॉल निकालने की जो प्रायोरिटी है, नीचे 5x C2 आएगा, ये तो आपको पता है। जो टोटल बॉल मान लो T है, नीचे T C2 आएगा, ठीक है। तो नीचे तो 2 फैक्टोरियल आता है, मान लो टोटल बॉल T है तो T इंटू टी माइनस 1 आएगा, हाँ जी। तो टोटल बॉल 25 है तो 25 इंटू 24 आएगा, ठीक है। तो नीचे 35 कब बनेगा, जब इस T के अंदर T और T माइनस 1 में मिलाकर 5 और 7 हो। तो 25 और 24 में तो 7 नहीं है, 15 माइनस 1 इसमें तो 7 है, 20 माइनस 19 में नहीं है, 30 माइनस 29 में नहीं है, एक ही पॉसिबल है, ठीक है। अब मैं आपको बात बताऊं, ये मैंने बैठ के सोचा है, टाइम लगा मेरे को ये निकालने में। एग्जाम में स्ट्राइक नहीं होना चाहिए, लोग आपको ऐसे डराते हैं, भाई वहां प्रेशर है, नॉर्मल वैसे कर लोगे बहुत, ठीक है। स्ट्राइक हो जाए तो एडवांटेज है, अदरवाइज नहीं, जो होने के होते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो ये टैग ये कर लोगे भाई, बेसिक है ये, ये भी बेसिक है, ये भी आप फर्स्ट राउंड में इजीली कर लोगे अगर शांति से पढ़ोगे समझोगे तो। इफ द डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल इज 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस का 20% है डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस 5 है तो डिस्काउंट 1 है। अब इसको 4 मत कर देना, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस कितना कम है, तो डिस्काउंट है 1 का, 1 कम है यानी कि मार्केट प्राइस 6 है। अब बोलोगे जी हाँ सर, तो इनका रेशियो आ गया, 3 ही तो प्राइस है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में। अब आगे क्या, एंड द डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल्स द प्रॉफिट परसेंटेज। डिस्काउंट है 1 कितने पर, 6 पर, तो परसेंटेज का क्या मतलब है, 6 पर 1, तो डिस्काउंट 6 पर 1 है, प्रॉफिट भी 6 पर 1 है। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 6, यार ये मेरी टैब हैंग होने लगी, ब्लूटूथ वाली है, मैं एक बार वो कर लूँ इसका, ऐसे बेइज्जती कराती रहती है मशीन में। एक बच्चा बोल रहा था सर आपको माइक डोनेट करूंगा, माइक खराब हो गया। बात पर रहना, वो 29,000 का माइक है जो, इसकी ऑडियो खराब होगी डोनेट करना, दूंगा। अब मैं कौन बोल रहा था, वो खराब नहीं हुआ होगा मोस्ट प्रोबेबली, वो कुछ तार वार खिंच गई होगी, तो अभी टाइम नहीं है कि उसको सेट करें, करेंगे। मैं ये नहीं चाह रहा था मॉक्स का फ्लो टूटे आपके। हो जाए भाई कनेक्ट, हो गई, ठीक है जी। तो देखो, तो उसने क्या बोला कि डिस्काउंट की जो परसेंटेज है और जो प्रॉफिट एंड लॉस की प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो सेम है, तो डिस्काउंट 6 पर 1 है तो प्रॉफिट भी 6 पर 1 है, यानी कि सेलिंग प्राइस 7 है। ऊपर वाला रेशियो अलग है तो मर्ज कर दें, ठीक है। नीचे वाले को 7 से गुना कर रहा हूँ, 7 5 35, 7 6 42, ऊपर वाले को 5 से 35 बनाना, 7 का 5 गुना, 6 का 5 गुना 30। ये तीनों रेशियो आपस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड टू द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 30 है और डिस्काउंट है 2 7, तो 7:30। क्लियर है, बढ़ जाऊं क्या मैं आगे, बढ़ते हैं फिर। ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा है कि आपको ये रेशियो पता होना चाहिए था कि भैया 15 के सामने √3 - 1 और 75 के सामने √3 + 1 और 90 के सामने 2√2 होता है। अब की बार मॉक थोड़ा सा इस टाइप का दिया है कि जाने से पहले थोड़ा सा बार बार जो कि मैं बता रहा हूँ आपको ये रहे कि कैसा भी मॉक आए, मुझे अपना कंपोजर बना के रखना है, कैसा भी आ सकता है पेपर, हर तरह के पेपर के लिए आप तैयार हो। मोस्ट प्रोबेबली पेपर कैसा आएगा, जिस शिफ्ट को मैं इजी टू मॉडरेट बोलता हूँ वैसा है, ठीक है। यही मैं आपको बता देता हूँ, पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको, बाद में ये नहीं बोलूँगा कि देखो, पहले ही बता रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबली पेपर वैसा ही आएगा, ठीक है। और जैसा भी पेपर आए, आप अगर बात मानोगे तो आप बढ़िया करके आओगे अपना बेस्ट। एक सर्कल है तो उसमें डायमीटर ए बी है, ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बार बार आ रहे हैं, तो अगर आपका एक बार ये नहीं बना तो इसको एक दो बार कर लेना है। उसने कहाँ तक इसको एक्सटेंड किया है, पी तक, फिर
टी पर ये टेंजेंट है और वो हमें बता रहा है, ये वाला एंगल बताता है वो टी बी पी, ये 120 है, ठीक है। और वो हमें बोल रहा है पी टी की लंबाई है 12√3 और वो हमसे पूछ रहा है 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ द डायमीटर, तो डायमीटर का डबल, इस बात का भी ध्यान रखना। तो यानी कि हमें रेडियस निकालना है, निकालते हैं भाई। एक तो उसने ए बी को डायमीटर बताया है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि डायमीटर 90 डिग्री एंगल बनाएगा। जी हाँ। अब ये अगर 120 है, यहाँ पर देखो आप, अगर ये 120 है, 120 क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल है, तो ये वाला एंगल 30 बनेगा, या ये 120 एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल 60 बनेगा, या फिर ऐसे बोल लो। जी हाँ। तो मुझे किसी न किसी तरीके से रेडियस बताना है। कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो मैंने यूज नहीं किया है? मैंने ए बी को डायमीटर यूज कर लिया, और कुछ पीटी टेंजेंट है यूज किया है क्या? नहीं यूज किया है। करो, टेंजेंट जो है वो 90 डिग्री बनाता है यहाँ पे। अब देखो इस वाले आर्क को, देखो इस वाले आर्क, ये अगर सरकमफ्रेंस पर 30 बना रहा है तो यहाँ पर सेंटर पर डबल बनाएगा 60। आप बोलोगे जी हाँ। अब पूरी बड़ी ट्रायंगल में आ जाओ, ओ टी पी, ओ टी पी, ठीक है। तो 60 के सामने 12√3 है, यहाँ जो एंगल 30 डिग्री का है इसके सामने 12 होएगा, तो रेडियस 12 है, तो डायमीटर 24 है, डायमीटर का डबल 48 है, ठीक है। बढ़ जाऊँ आगे, ये क्वेश्चन कर लोगे आप। एक दिन में 2 रुपये का ब्याज दे रहा है, ठीक है, तो पूरे साल में 300% इंटू 2 इतने का ब्याज देगा, ठीक है। पूरे साल का जो ब्याज है वो 10% है। कर लोगे, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो भाई ध्यान से, इस तरीके के कई बार क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न सा वो आपको देता है। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, अगर इन सबको जोड़ दूं तो इन सब में a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर तो सब में है ही है, तो वो तो कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। पहले वाले में आएगा a, दूसरे में b, तीसरे में c, दैट इज इक्वल टू, इन सब का सम करते हैं। इन सब का सम कैसे करोगे? चाहे जैसे मैं अभी कर रहा हूँ ना, चाहे ऐसे कर लो, चाहे कैसे ही कर लो, सर माना क्या, 7 और 3 10 और 19, 1 और 7 8 और 5 13 और 7 20 और 4, ठीक है। तो ये जो अपने पास है ये है किसी चीज़ का क्यूब, ठीक है। अगर ये याद नहीं है आपको, तो आपको इतना तो पता होगा ना कि 2 की पावर 10 है भैया, 1024, और मैंने आपको 2 की पावर 12 तक याद करने को बोला है। 2 की पावर 12 इसकी डबल है, और ये इसकी डबल है, ऐसे डबल होता जाएगा ना, 2 की पावर है, तो ये 2 की पावर 12 है, ये किसी चीज़ का क्यूब है। तो अगर मुझे वो चीज़ निकालनी है तो इसकी पावर 1/3 करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 2 की पावर 4 यानी कि 16, तो 20 तक के क्यूब लिख रहे होगी नहीं, आजकल इसका यूज हो रहा है पेपर में। पहले मैं 12 तक के बताता था, पेपर में यूज होना स्टार्ट हुआ, मैं 20 तक के बता रहा हूँ, पहले कभी यूज नहीं हुआ था, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी 16 है, और वो बोल रहा है कि भैया a की वैल्यू बताओ। जिस जहां पर a है, यहाँ आप वैल्यू पुट कर दो, यानी कि a इंटू में 16 का स्क्वायर इक्वल टू 1792, काटा पीटी कर ले, 16 एकम 16 एकम दूनी 16 7 ए इक्वल टू 7, ठीक है भाई, क्लियर है। बढ़ जाऊं आगे, ये कर लोगे आप, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये देखो, एक ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी डाल दिया गया है स्टैटिस्टिक्स का। उसने बोला कि भैया 20 पार्टिसिपेंट है, ठीक है, और ये पाया गया है कि एक पार्टिसिपेंट का जो डाटा है वो स्लाइटली हाइयर, स्लाइटली नहीं, वही मैं सोच रहा, स्लाइटली सिग्निफिकेंटली हाइयर, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मान लो ये डाटा है ऐसे, ठीक है, और एक बहुत बड़ा है, ठीक है, ये इतने डाटा है, तो 20 पार्टिसिपेंट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वुड चेंज द मोस्ट इफ द आउटलायर वाज रिमूव्ड। ये आउटलायर, आउटलायर यानी कि बाकियों को आउटलाई करता हुआ, उनसे बहुत बड़ा, ठीक है। तो अगर इसको हटा दें तो किस चीज़ पे फर्क पड़ेगा? देखो मान लो ये 20 है टोटल, तो 20 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिया मैंने, ठीक है, 1 2 3 4, तो 20 है तो 10th और 11th के बीच में होएगी मीडियन, है ना। 20 है तो 20 प्लस 1/2 टूथ, 10.5 पोजिशन पर मीडियन होएगी, ठीक है। अगर आप इसको हटा दोगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो सबसे बड़ा आएगा, तो ये हो जाएंगे 19, तो मीडियन 10वीं हो जाएगी, तो 10.5वीं पोजीशन से 10वीं आ जाएगी, कोई ज़्यादा तो बदलाव नहीं हुआ। इसने बोला सबसे ज़्यादा क्या बदलेगा, चलो ठीक है भाई, मीडियन थोड़ी सी बदलेगी।
मोड तो बिल्कुल भी नहीं बदलेगा ना भाई, क्यों? मोड होता है जो सबसे ज्यादा बार आया हो, ये तो सबसे ज्यादा बार आ नहीं सकता क्योंकि भाई बाकियों से सिग्निफिकेंटली आई है, एक ही ऐसा डाटा है, कोई चीज हुई होगी सबसे ज्यादा रिपीट, तो इसको हटा दोगे तो मोड तो वही रहेगा। ठीक है, मीन, मीन सबसे ज्यादा बदलेगा, इसको मिलाओगे तो एवरेज इसकी तरफ भागी चली जाएगी, इसको हटा दोगे तो फिर से बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि अब बाकियों से सिग्निफिकेंटली हायर बता रखा है। अंबानी को इंडिया से निकाल दोगे तो एवरेज इनकम बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, ये सीन है, तो मीडियन पर भी उतना असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन सी। बढ़ जाऊं मैं आगे। तो ये चीज मैंने आपको रटवा रखी है बहुत बार कि भैया कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, समझा भी रखी है। ठीक है, आपको अभी एक HW भी दूंगा। ठीक है, कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर आप उसके मिड पॉइंट्स को मिलाओगे तो हमेशा पैरेललोग्राम ही बनेगा, हमेशा। ठीक है, क्यों बनेगा? मिड पॉइंट को मिलाकर क्या बनता है, ये डिपेंड करता है दो चीजों पर, कि डायगोनल्स, ठीक है, कैसे हैं उसके दो, क्या डायगोनल्स, डायगोनल्स की लंबाई क्या है और डायगोनल्स के बीच में एंगल क्या है। तो यहाँ पर एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल बोली गई है, तो रैंडम क्वाड्रिलेटरल में ये बोल सकते हो कि डायगोनल्स इक्वल होंगे, 90 डिग्री पर होंगे, 45 पर, कुछ नहीं बोल सकते, कैसे भी हो सकते हैं। तो अब देखो कि ये जो डायगोनल है दोस्त, BD, BD से हाफ होएगा। अब ट्रायंगल ADB में देखो, ADB के अंदर P मिड पॉइंट है AD का और Q मिड पॉइंट है AB का। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम के तहत ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो तीसरी से हाफ और तीसरी के पैरेलल होएगी। जी हाँ, इस डायगोनल से हाफ होएगा PQ और इसके पैरेलल होएगा। और सेम यही कंसेप्ट लगा दो ट्रायंगल CDB में, तो ये जो PQRS, ये जो RS है, ये भी BD का पैरेलल और BD से हाफ होएगा, तो ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होगी, इक्वल भी होगी, पैरेललोग्राम। ऐसे ही डायगोनल AC को देख लो, तो ये PR है, ये AC से हाफ और AC के पैरेलल, QS है जो AC के हाफ और AC के पैरेलल, ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, पैरेललोग्राम बनेगा हमेशा, कैसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को मिला दो। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं HW जो मैं बोल रहा था, ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? दो ही चीजें देखनी है कि ट्रायंगल में जो अपने डायगोनल्स हैं इनकी कोई प्रॉपर्टी है क्या, उसके बेस पर बनेगा। रोम्बस के मिड पॉइंट को मिलाऊं तो क्या बनेगा? ये HW है, कमेंट करके बताओगे। ये ट्रायंगल मिलाई तो ये बना, रोम्बस से ये बना। डन, बढ़ जाऊं आगे। अब एक मिल्क वेंडर मेक से प्रॉफिट ऑफ 20%, मिल्क वेंडर को 20% का प्रॉफिट होता है भैया प्योर मिल्क बेच के। ठीक है, यानी कि 20% का फायदा कमाता है, सेलिंग प्राइस 20% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, वो बोल रहा है उसको 44% फायदा कमाना है। ठीक है, बाई एडिंग सम वाटर, यानी कि वो दो तरीके से फायदा कमाना चाह रहा है, एक तो ये 20% और दूसरा इम्प्योरिटी। तो एक तो वो डायरेक्ट प्रॉफिट कमाता है, कॉस्ट प्राइस से हायर कर रखा है सेलिंग प्राइस को SP/CP के कारण। ठीक है, तो ये वाली फ्रैक्शन है 6/5, 20% फायदा। दूसरा फायदा वो कमाना चाह रहा है कि भैया मैं इम्प्योरिटी ऐड कर दूंगा। इम्प्योरिटी ऐड करने पर जो फायदा होता है उसकी फ्रैक्शन होती है प्योर नीचे और ऊपर इम्प्योर प्लस प्योर। क्यों? क्योंकि फायदा और नुकसान हमेशा देखते हैं कि सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। तो बंदे का जो खर्चा आता है वो है कॉस्ट प्राइस, तो प्योर चीज जितनी है वो तो बंदे का कॉस्ट प्राइस है, प्योर चीज तो खरीद के, और इम्प्योर चीज पानी तो फ्री का है। तो उसकी जेब पर खर्चा पड़ा है जो उसने प्योर चीज खरीदी वो, और वो बेच रहा है इम्प्योर प्लस प्योर, तो ये वो सेलिंग प्राइस ले रहा है। ग्राहक को तो नहीं बता रहा, उसको तो यही बोल रहा है ना, ये ले ले भाई ये सारे का सारा दूध ही है, नहीं तो ग्राहक मारेगा, सिर फोड़ देगा। ठीक है, तो ये इम्प्योरिटी वाली फ्रैक्शन ये है, इम्प्योर प्लस प्योर, इन दोनों को मिलाकर भाई का प्रॉफिट हो गया 144/100। ये है जी कंसेप्ट। ठीक है, अब देखो, देखो गाइज, ये हो गया 24, ये 5 हो गया, मैं इसको इजीली बता सकता था 144/120 कर लो, ये आ जाएगा ऐसे, एग्जाम में भाई ऐसे करने में फायदा है। ठीक है, ये हो गया 6, ये हो गया 5, यानी कि प्योर चीज़ 5 है, इम्प्योर चीज़ 1 है, यानी कि वाटर 1 है तो मिल्क 5 है। तो वट पोर्शन ऑफ द वाटर, उसने बोला है वट पोर्शन ऑफ द वाटर शैल बी एडिड टू द मिल्क, मिल्क के अंदर कितना, उसने बोला टोटल मिक्सर में से कितना, टोटल मिक्सर 6 है तो पानी 1 है, लेकिन वो बोल रहा है मिल्क के कंपैरिजन में तो 1/5। बढ़ जाऊँ आगे। हेलो, हाँ ऑडियो आ रही है ना? ये देखो भाई, ये क्वेश्चन भी मार्क एंड रिव्यू करके बाद में कर सकते थे आप, इससे पहले वाला भी कर सकते थे मार्क एंड रिव्यू करके बाद में, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो।
तो भाई ए और बी 30 और 45 मिनट में करते हैं, या तो आपको डायरेक्टली इनका पता होगा एलसीएम, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, देखो 12 3 36, अच्छा 12 से नहीं कट रहा, 9 से कट रहा है, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 4 को मैंने नीचे लिख दिया, 5 को ऊपर। अब एलसीएम ले लो, 36 पंजे या 45 चौके 180 आ गया, ठीक है। ओके जी, बोथ दीज पाइप्स वर ओपन साइमल्टेनियसली, पहले दोनों को खोल दिया। 20 मिनट के बाद ए लीक पकड़ा गया बॉटम पे, जो कि इमीडिएटली बंद कर दिया। तो हमें पता है कि 20 मिनट तक यहाँ पर काम हुआ है, यहाँ पर ए प्लस बी और माइनस लीक ये सब चले हैं, ठीक है। फिर अलग 15 मिनट लगी और टैंक भर गया, ठीक है। लीक के बारे में कुछ पता है क्या, नहीं, लेकिन ए और बी चली है यहाँ पर, इनके बारे में पता है, जी हाँ पता है। ऐसी सिचुएशन को पकड़ो जिनकी एफिशिएंसी पता हो और टाइम पता हो, यहाँ पर दोनों पता है, तो यहाँ से स्टार्ट होएगा क्वेश्चन सोल्व होना। पानी पी रहा हूँ। तो दोनों मिलकर 9 यूनिट भर रहे हैं, तो 1 मिनट में, यहाँ पर मिनट थी ना, 135 यूनिट यहाँ पर आ गया, 180 यूनिट था, तो यहाँ पर हो गया 45 यूनिट। 45 यूनिट भरा है 20 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना भरा होगा, 45/20, तो काट दें, 5 में 45, 5 चौके, तो 2.25 यूनिट, ठीक है। ए और बी मिलके तो 9 यूनिट भर लेते हैं, ये दोनों मिलके, और इन सब ने मिलके भरा है 2.25 यूनिट। तो टोटल में से ए और बी के घटाऊंगा तो लीक आ जाएगा ना भाई, ठीक है। तो 2.25 -9 एक्चुअल में, क्योंकि लीक नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो -9 में से 3 गए, 6.75, इतना तो लीक कंट्रीब्यूट करता है, इतना पानी लीक कर देता है वो 1 मिनट में। क्या बोल रहे हैं, लीक अकेला फुल टैंक कितनी देर में एम्प्टी करेगा, तो 180 यूनिट को कितनी देर में एम्प्टी करेगा, 1 मिनट में इतनी यूनिट एम्प्टी कर देता है। तो ये है 6 3/4, 4 24 और 3 27/4, 9 × 18, 9 ये 27, 40 दूनी 80/3, 26/2/3, ठीक है। क्लियर है। तो ये मॉक ठीक है, तो ये बच्चे ऐसे भी बोलते हैं, आप बेसिक बेसिक पढ़ा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, है ना। मॉक, ये मॉक डिफिकल्ट बनाना, क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाना, बाएं हाथ का खेल है भाई, बाई उंगली का खेल है, हाथ का भी नहीं, हाथ भी पूरा इन्वॉल्व नहीं होगा। बट हमें क्या पढ़ना है, हमें डिफिकल्ट नहीं पढ़ना, हमने ये करेक्ट करना है। इसके लिए जो बेस्ट रहेगा मैं आपको दूँ, कभी मुश्किल कभी आसान कभी जैसा जैसा भी इसके लिए। मैं अर्जुन की तरह वो चिड़िया की आंख देख रहा हूँ, आप मेरे से क्यों जुड़े हो, उस चीज के लिए जुड़े हो, खत्म बात। बाकी जो भी ख्वाहिशें हैं, मुश्किल कोई चीज करनी आसान करनी, पर्सनल टाइम में कर लेना पेपर निकाल के, है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा स्किप करोगे, देखते ही शक्ल थोड़ा सा पढ़ोगे, स्किप करो। ये जैसे इस क्वेश्चन के बाद आप ये देखो, ये अगला ही क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है कि कोई मुझे कर दे, आप इस क्वेश्चन में लगे पड़े हो पेपर में। इस क्वेश्चन के बाद आगे और भी क्वेश्चन है, ये इंतजार कर रहे हैं कि यार देखो मैं टिपिकल क्वेश्चन हूँ, मुझे प्लीज सोल्व कर दो, ये क्वेश्चन इंतजार कर रहा है, ये क्वेश्चन भी इजी है, तो समझ रहे हो। इस मॉक में यही था, फायदे में वो रहता जो स्किप करता, भले ही आप सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, सारे क्वेश्चन करोगे तो आपकी तैयारी बढ़िया है। अगर मैं आपको सारे क्वेश्चन करने से रोकना चाहूँ तो भी मैं रोक सकता हूँ, बट मैं ऐसे ईगो में लेके अपनी हवाई बनाने के लिए क्यों रोक दूं भाई। डुएबल तो सारे क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, यहाँ पर डुएबल दिए जाएंगे, उसमें कोई अच्छा कर रहा है, किसकी बहुत बढ़िया तैयारी, तो उसको लगना चाहिए कि मेरी बढ़िया तैयारी है ना, करें फिर ठीक। उसने बोला है भाई, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, ऐसा नहीं है कि ये भाई खुद बना दिया है। उसने बोला है एवरेज ऑफ 4 नंबर्स, अगर इनकी एवरेज ये है तो इनका सम क्या होगा, 4 गुना कर दो एवरेज को, 4 दूनी 8 जेड प्लस 4 6 24, ठीक है। उसने बोला है एवरेज ऑफ डब्ल्यू एंड एक्स 10 है, तो डब्ल्यू और एक्स का सम कितना है दोस्त, 20, एवरेज 10 है, तो वाई और जेड की एवरेज है मेरे भाई 5, तो इसका सम है जी 10। मैं आपको बेस्ट वे से बता दूंगा, ठीक है, बाकी लंबे वे से तो कितने से भी हम कर सकते हैं, जैसा भी एग्जाम में स्ट्राइक हो जाए वो बेस्ट है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक। उसने बोला इफ ए न्यू नंबर के इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड प्लस 2, के की ये वैल्यू है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर जेड एंड के, तो मैं जेड और के का सम निकाल लूँ या अलग अलग इनकी वैल्यू निकालूँ तो ही होता है, तो एक तो मैं निकाल लूंगा भैया के की वैल्यू, और एक मैं निकाल लूंगा जेड, बस।
ए की वैल्यू निकालने के लिए मुझे डब्ल्यू प्लस जेड चाहिए। ठीक, अब देखो, एक तो मुझे इतना पता है, यहाँ पर ये 30 है, ये 24 है, तो ये मेरे भाई हो जाएगा 6, तो z इज इक्वल टू 6/8, यानी कि 0.75, 3/4 हो गया। ठीक है जी, और ये कैलकुलेटिव भी दे रखा ऊपर से क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट इंटीजर्स में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे z की वैल्यू मिल गई, तो z की वैल्यू मिल गई तो y की निकाल लोगे, क्योंकि दोनों का सम 10 है। जी हाँ, और अगर y की वैल्यू मिल गई तो तुम्हें एक और इन्फॉर्मेशन पता है भाई, कि 7 एवरेज है x एंड y की, यानी कि x और y का सम कितना है, 14। y की मिल गई तो x की आ जाएगी, क्योंकि x और y का सम 14 है, और x की आएगी तो w की आ जाएगी, क्योंकि w और x का सम 20 है। तो ये तरीका है। या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो मैं ये नीचे वाले हैं 20 और 10, इनमें से ऊपर वाला 14 घटा दूं, उससे मुझे क्या मिलेगा, देखो नीचे अगर मैं सारे जोड़ दूं, अगर मैं w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन सब में से अगर मैं x प्लस वाई घटा दूं इन चारों में से, तो w प्लस जेड बचेगा। तो w प्लस जेड की वैल्यू क्या है, 20 और 10, 30 माइनस 14, 16। मुझे यही चाहिए था। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 प्लस 2, 18। ठीक है, और मुझे चाहिए था भाई साहब z की वैल्यू, z की मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है भाई, तो मुझे इनकी एवरेज चाहिए, 18.75 में। ठीक, क्लियर है भाई, बढ़ जाऊं आगे। अगर इस मॉक को देख के आपको दुख हुआ है, तकलीफ पहुंची है बेचारे को, तो मत घबराओ, इसके कारण मत घबराना। अब मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लो, जैसी भी शिफ्ट आएगी अपनी स्ट्रेटेजी से भटकूंगा नहीं। अगर स्ट्रेटेजी से बिना भटके, अगर आपने शांति से क्वेश्चन पढ़ा, उसे समझा और राइट डिसीजन लिया, और आपकी तैयारी सिलेक्शन के लायक है, मैं बोल रहा हूँ शिफ्ट आपको रोक ही नहीं सकती। जितनी मुश्किल शिफ्ट आपको उतना फायदा, क्योंकि लोगों के हाथ पैर फूलेंगे, सबको ये चीजें नहीं सिखाई जाती। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कर लोगे। एक बुक सेलर भैया 4% डिस्काउंट दे देता है मार्केट प्राइस पर, और ये बुक फ्री भी दे देता है। ठीक है, एक बुक हर एक 15 पर। डिस्पाइट दिस उसको इतना फायदा होता है, तो बताओ बाई वट परसेंटेज इज मार्केट प्राइस हाइयर देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, देखो आपको मैं पूरी साइकिल बताता हूँ। ये कॉस्ट प्राइस है, इसको कुछ परसेंट बढ़ा के मार्केट प्राइस आता है, फिर इसके ऊपर मान लो कोई एक डिस्काउंट दे दे, फिर एक और डिस्काउंट दे दे, D2, फिर ये सेलिंग प्राइस आता है। एक्चुअल में यही है ना साइकिल। तो अगर मुझे पूरा प्रॉफिट निकालना है, तो मैं यही देखता हूँ ना, कि कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट बढ़ा दिया, मान लो 10% बढ़ा दिया, 11/10 गुना कर दिया, फिर मान लो यहाँ पर 4% का डिस्काउंट दे दिया, 96/100 कर दिया। आप बोलोगे जी हाँ सर। फिर एक और डिस्काउंट दे दिया भैया 8% का, फिर आप बोलोगे सर 92/100 गुना कर दिया। और ओवरऑल ये मिलाकर जितना भी हो जाएगा, उससे फायदा और नुकसान पता चल जाएगा। यहाँ पर भी वही है, कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में मार्केट प्राइस कितना गुना है वो मैंने यहाँ लिख लिया, इसको बोलते हैं मार्कअप। उसके बाद सारे डिस्काउंट में देख रहा हूँ, एक डिस्काउंट उसने दिया 4%, यानी कि ये लो, देखो सिर्फ ये होता, सिर्फ कोई डिस्काउंट ना होता, तो डायरेक्ट प्रॉफिट यहाँ से पता चलता। ये पहला फैक्टर मैंने डील कर लिया। अब है अगला फैक्टर, ये डिस्काउंट भी दिया है उसने, एक और डिस्काउंट दिया है। उसने डिस्काउंट दिया, एक बुक फ्री दे दी 15 पर। तो डिस्काउंट की फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, 15/16। मैंने आपको बताया है कि डिस्काउंट कितना है, ये आप पता करते हो कि मैं घर में आइटम कितने ले गया और मैं फ्री कितने के ले गया। तो घर में आइटम ले गए 16, 15 बुक पर एक फ्री, और फ्री लेके गए एक, तो 16 पर एक फ्री है, मतलब 16 में से एक फ्री है। ठीक है, तो डिस्काउंट की परसेंटेज बतानी है तो 1/16, फ्रैक्शन बतानी है तो 15/16। चीज प्राइस कितना कम हुआ, ऐसे फ्रैक्शन बतानी है तो इस चीज के कारण जो प्राइस है वो 15/16 गुना हो गया। इन सब को मिलाकर वो बोल रहे हैं 35% फायदा हुआ है, यानी कि इन सब का जो क्रक्स आएगा वो आएगा ये। सॉल्व कर लो। 100 से 100 कट गया, 16 छिके 96, 15 निन्यानवे। ठीक है, 3 दूनी 3 दिए, तो 2 को भेज देता हूँ इधर नीचे। कॉस्ट प्राइस 2 है तो मार्केट प्राइस 3 है, तो भैया एक ज्यादा है, 2 पर 50% हार आई है। इसको करने को मैं ये भी बता सकता था, मैंने आपको एक चीज बता रखी है, क्या, सुनो अभी ध्यान से। मैंने आपको ये बता रखा है कि भैया ये तो है मार्कअप परसेंटेज, और यहाँ पर मार्कअप चाहे आप 2 बार करवा लो या 3 बार करवा लो, उससे क्या फर्क पड़ता है मुझे। पहली बार M1% बोले, फिर 20% मार्कअप कर दिया, ठीक है जी, 2-3 डिस्काउंट दे दिया, ये दे दिया D1%, फिर ये एक और D2%, फिर ये सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से ही डिसाइड होता है ना।
मैंने आपको ये बता रखा है कि प्रॉफिट जो है ओवरऑल वो इन सारे चेंजेस का कंबाइंड इम्पैक्ट है, उसे बोलते हैं। तो प्रॉफिट की फ्रैक्शन आपको पता थी। अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पर एक चीज है, ये एक वैल्यू थी ए, इसमें कुछ चेंज किया बी बन गई, इसमें कुछ चेंज किया सी बन गई, यहाँ से यहाँ तक 2 गुना किया गया, यहाँ से यहाँ तक मुझे पता नहीं कितने गुना किया, यहाँ से यहाँ तक 6 गुना हो गया। तो आप बोलोगे ना 2 3 6 3 गुना किया गया हो, इसको डिवाइड कर दोगे ना इससे, अगर एक मिसिंग आपको निकालना है। ऐसे ही 135/100 को ये जितने भी इसने चेंज किए थे यहाँ पर, डिस्काउंट ये एक था, ये दूसरा डिस्काउंट था, इससे डिवाइड कर दोगे। प्रॉफिट की परसेंटेज को डिस्काउंट से डिवाइड कर दोगे तो मार्कअप आ जाएगा, मार्कअप से डिवाइड कर दोगे तो डिस्काउंट आ जाएगा। उसने 2 मार्कअप 2 बार डिस्काउंट दे दिए, कोई एक चीज ही गायब करेगा, बाकी से गायब कर दो मिसिंग आ जाएगी, बाकी से डिवाइड कर दो। मैं तेज तेज बता रहा हूँ क्योंकि टीयर 2 का मॉक दे रहे हो ना आप, उस हिसाब से ये कर लोगे आप, बेसिक है। ये भी आप कर लोगे, बेसिक है। देखो ये क्वेश्चन भी उन क्वेश्चंस के बाद वेट कर रहा है ना आपकी। अब ये देखो इजी है, क्वेश्चन भी आप कर लोगे। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 40% ऑफ देयर सम। तो मैंने उन्हीं दो नंबर का सम मान लिया जी 100, तो उनका डिफरेंस क्या है, इसका 40%। तो ये सिचुएशन कितनी बार आई है आपके सामने, दो चीजों का सम और दो चीजों का डिफरेंस है। तो मैंने हमेशा बताया है कि माइनस के बाद वाला निकालना है तो प्लस वो आएगा डिफरेंस बाई 2, यानी कि प्लस वाले में से ये घटा ना माइनस वाला, 100 माइनस 40 60/2 यानी कि 30, और माइनस के पहले वाला निकालना है तो सम बाई 2, तो 100 प्लस 40 140/2 70। रेशियो ऑफ लार्जर टू स्मॉलर है 7:3। ठीक है, आगे बढ़ते। ये भी भैया क्वेश्चन रिपीटेटिव सा है, आप कर लोगे टेक्स्ट सॉल्यूशन से ही। आगे बढ़ जाओ। ये देखो भाई, इसका एक बार बेसिक कंसेप्ट समझ ले। मान लो मेरे पास एक नंबर है ए बी और एक दूसरा नंबर है एन डैश, मैं इसको बोल देता हूँ, जो इसके डिजिट्स को बदल के बनाया गया है। तो मेरे दोस्त, अगर आप एन और एन डैश का डिफरेंस देखोगे तो ए बी माइनस बी है, तो ये होएगा 9 इंटू में बी माइनस ए। ठीक है, मान लो 52 है, 52 और 25 में देखोगे तो 5 और 2 में 3 का फर्क है, तो 9 3 27 का गैप है। ठीक, ऐसे ही अगर आप इनका सम कर दोगे तो वो आएगा 11 इंटू में बी प्लस ए, सम ऑफ डिजिट इंटू 11। जैसे कि 52 और 25 को जोड़ोगे तो 5 और 2 7, 11 7 77। बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, अब इस भाई साहब ने क्या बोला है देख। दो डिजिट नंबर इज सच दैट द सम ऑफ द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स इज 55। मैंने नंबर मान लिया दोस्त ए बी, उसने बोला है नंबर और उसके डिजिट को रिवर्स करके जब जोड़ा तो 55 आया। मुझे इतना पता है जो भी ये आता है ना, ये 11 इंटू सम ऑफ डिजिट आता है, तो इसका मतलब ए प्लस बी 5 है। डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, उसने बोला जब मैंने डिफरेंस निकाला तो वो 45 आया। मुझे ये पता है कि ये जो भी डिफरेंस आता है ये होता है 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो 9 5 45। ठीक है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। तो दो चीजों का सम भी 5 डिफरेंस भी 5, ये कैसे पॉसिबल है। या तो आपको थोड़ी देर पहले ये बताया मैंने, ऐसे ही कर लो। दो चीजों का सम गिवन है, डिफरेंस गिवन है, तो भाई सीधी सी बात ये है कि अगर मुझे माइनस के बाद वाला निकालना है और पहले वाला, ऐसे मैं देखूंगा तो माइनस के बाद वाला क्या होगा, डिफरेंस बाई 2, 5 और 5 का डिफरेंस 0/2 0, और पहले वाला क्या होगा, सम बाई 2 यानी कि 5। ठीक है, तो यानी कि वो 50 है वो नंबर, और रिवर्स करके 0 5 बन गया, ऐसा हो गया। तो प्रोडक्ट पूछा था ना, व्हाट इज द प्रोडक्ट, तो आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, ये आप कर लोगे है ना। और ये मॉक लेंथी था भाई, ध्यान रखें। मेरा एक भी डर रहता है कि मैं ऐसा कुछ करूं आपके भले के लिए और ये नेगेटिवली ना बच्चों को इम्पेक्ट कर दे। मेरी बात आप ना मानो, अपने आप में ज़्यादा सियाने बन जाओ कि सिर्फ जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका नेगेटिव नेगेटिव इम्पैक्ट ले लिया, ये बातें मानी नहीं भाई। दिल को थाम के रखना, इससे डिमोटिवेट मत होना। ठीक है, अब ये भी सिंपल है, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा और सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये बता रखा आपको। जी हाँ, एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, ये भी वही चीज़ है, दो चीज़ों का सम दे रखा, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो माइनस के बाद वाली चीज़ क्या होगी, माइनस के बाद वाली 4 माइनस 1/4 का हाफ, और माइनस के पहले वाली क्या होगी, 4 प्लस 1/4 का हाफ। देखो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, कई जगह फॉलो होता है। मेरा काम ही ये है कि एक भी पैटर्न रिपीट हो रहा है तो आपको भूल लेना। तो ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे। ठीक है, ये यहाँ पे परसेंटेज।
अगर रेट 8% है तो 3 साल में 3% ब्याज लगेगा, 8 साल में 8%, इतना ब्याज, और अमाउंट होएगा 100 + 3%, ऐसे इज इक्वल टू 8%। भैया दैट्स ऑल, सारे क्वेश्चन हो गए। और अभी मुझे आपसे चाहिए फीडबैक, अपना जेन्युइन फीडबैक कमेंट के थ्रू शेयर कर दो। ठीक है, जरूरी है ऑडियो को लेकर, इस वाले सिस्टम में मॉक दिया इसको लेकर, और बाकी कंटेंट। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं भाई, बाय बाय, टेक केयर दोस्त। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं अब हम रीजनिंग के सॉल्यूशंस। तो लेवल जो था ओवरऑल वो मैं लास्ट में ही बताऊंगा कि कितना आपका एक्सपेक्टेड यहां पर स्कोर हो सकता था गिवन टाइम के अंदर। तो पहले ही क्वेश्चन हमें दिया गया है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड, देखते ही अटेम्प्ट कर सकते थे आप, क्योंकि वर्ड का फॉर्म एक लेटर्स की फॉर्म में है। प्रैक्टिस का कोड हमें दिया गया है CAPRECTI। अब देखिए यहां पर पोजीशन वैल्यूज का रोल है ही नहीं, क्योंकि हम सबसे पहले कोड में यही जज करते हैं ना कि वर्ड का कोड में बैठे हुए लेटर्स को टारगेट करते हैं कि वो लेटर्स सेम यूज हो रहे हैं या डिफरेंट है। अब लेटर्स तो सारे सेम है, तो पोजीशन वैल्यूज का रोल खत्म। इनको ये देखना है कि किस तरह से शफल फॉर्मेट में आ रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले कोड में कौन आया, सी के बाद ए, सी के बाद ए, मतलब ये दो अक्षर सबसे पहले आए। उसके बाद कौन आया, पी और आर, मतलब के पहले 4 लेटर का कोड आपको एज इट इज गिवन था। किस फॉर्मेट में, जो पहले 4 लेटर थे उसके आखिरी के 2 अक्षर रिवर्स सीक्वेंस में है, और पी और आर एज इट इज आ गए। ये देखिए ध्यान से। सिमिलरली सी और ई, ये देखिए इन दोनों को रिवर्स करके यहां पर लिखा, और टी और आई या एज इट इज यहां पर आ गए। तो मूवमेंट में भी यही चीज हो रही होगी। आप डायरेक्टली किसका कोड बताएंगे, काउंटिंग का। काउंटिंग का कोड बताने के लिए सबसे पहले पहले 4 अक्षर जिसमें कि यू और एन क्या बन जाएंगे, एन और यू, और सी और ओ एज इट इज आएंगे। तो एन यू सी ओ से आपका कोड स्टार्ट होना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन हो गए एलिमिनेट। बस ये वाले 2 अक्षर देख लो किस फॉर्मेट में आएंगे, एज इट इज, टी और आई। टी और आई वाला ऑप्शन आपका सी था। ठीक है, सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करना था। डेटा सफिशिएंसी का केस है, आपके लिए लेंदी हो सकता है। तो यहां पर आपको ज्ञात करना था कि व्हाट इज एफ रैंक फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स। देखो टोटल गिवन कर दिया आपको, हमें क्या बताना था, एफ का रैंक टॉप से कितना है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, कहता है जी का रैंक जो है वो 4 रैंक बिलो है एफ। जी का रैंक एफ के रैंक से 4 रैंक नीचे है, मतलब उन दोनों के बीच में 3 कैंडिडेट हैं। एंड 30th फ्रॉम द बॉटम, और जी का स्थान हमें गिवन है बॉटम से कितना है, 30th। अगर जी की पोजीशन बॉटम से 30th है तो बॉटम से एफ की पोजीशन क्या होगी, 34th। अब टोटल गिवन है, बॉटम से गिवन है, एफ का स्थान आपका टॉप से आ जाएगा। मतलब पहली स्टेटमेंट में आंसर निकालने के लिए डेटा सफिशिएंट है, आपको निकालने की नीड नहीं है। अब दूसरी इक्वेशन को अलग से सॉल्व करेंगे। दूसरी इक्वेशन में देखो क्या गिवन है, कहता आईज रैंक इज 2 रैंक्स अबव दैट ऑफ एफ। आई का रैंक एफ के रैंक से 2 रैंक ऊपर है, मतलब दोनों में 1 स्टूडेंट का गैप है। एंड 32nd फ्रॉम द बॉटम, अगर आई का रैंक बॉटम से नीचे से काउंट करने में 32nd है तो उससे 2 रैंक बिलो एफ बैठा है, मतलब एफ का रैंक कितना आ जाएगा, 30th फ्रॉम द बॉटम। अगर नीचे से एफ का रैंक 30th है तो टॉप से आप डिटरमिन कर सकते हो, क्योंकि टोटल की वैल्यू आपको गिवन थी ऑलरेडी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में। तो दूसरी स्टेटमेंट से भी आपका क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए डेटा सफिशिएंट है। अब यहां पर अगर एक बार ध्यान दें हम, जो आपके मन में डाउट आया होगा बेसिकली मैं उसको बताने जा रहा हूं, अदरवाइज मेरा आंसर आ चुका है। आइदर स्टेटमेंट 1 अलोन और इन स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। आंसर मेरा आ चुका है। अब यहां पर आपको एक बात कन्वे करनी है। वैसे मैंने अपने कोर्सेज के अंदर जो भी डेटा सफिशिएंसी अगर आपने देखा है तो उसमें पॉइंट बता रखा है। यहां पर पहली इक्वेशन से हमारे पास एफ का रैंक बॉटम से कितना आया, 34। यहां पर देखिए सेकंड स्टेटमेंट को सॉल्व करके यहां पर एफ का रैंक बॉटम से कितना आया, 30th। दोनों में ही रैंक जो है वो वेरी कर रहा है, यहां 34 आ रहा है, यहां पर 30th आ रहा है। अब आप में से कई ये सोच रहे होंगे यहां पर तो आंसर अलग अलग आ गया, आंसर तो सेम होना चाहिए, अल्टीमेटली एफ के बारे में बात हो रही है। देखो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता पॉसिबल, ठीक है।
मुझे एक चीज बताइए, क्या दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर डाटा सेम था? सेम नहीं है ना, डिफरेंट है। जब डाटा डिफरेंट है तो आंसर भी तो वेरी कर सकता है। हमारे पास अब चलो मैं मान लेता हूं पहली से भी आंसर आ गया, दूसरी से भी अलग से आंसर आ गया, तो आप आंसर क्या मार्क करेंगे? ओनली वन इज सफिशिएंट मार्क नहीं कर सकते, ओनली टू इज सफिशिएंट वो मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि पहली से भी तो आया था। टुगेदर आर सफिशिएंट, दोनों को मर्ज करके आंसर आ रहा है। अब टुगेदर आर सफिशिएंट और नॉट सफिशिएंट, इकट्ठा तो दोनों को तभी करेंगे ना स्टेटमेंट्स को, अगर दोनों से आंसर ना आया हो। यहां पर तो दोनों ही आंसर देने के लिए एलिजिबल है अलग अलग, तो आइदर और ही बचा। कहने का मतलब चाहे दोनों स्टेटमेंट से मेरे पास आंसर आया अलग अलग सोल्व करने पे, चाहे वो आंसर सेम आए या वेरी करे, वो मैटर नहीं करता, आंसर आ गया ना। क्योंकि जब डाटा ही दोनों स्टेटमेंट्स में डिफरेंट है तो आंसर भी डिफरेंट हो सकता है, तो इसलिए हमें क्या ऑप्ट करना है? हमेशा आइदर और वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। ये तो सबसे आखिरी में, टाइम लगे तो पूरे सेक्शन के सबसे आखिरी में, रीजनिंग कर ली, क्वांट्स कर लिया, सबसे आखिरी में इसे पिक करना है क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए हो सकता है। चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं। ई एच क्यू, अब ई से एच 3 नंबर बढ़ गए। पहला पैरामीटर हम यही देखते हैं, लेटर टू लेटर कंपेयर कर लेते हैं। 3 का इंक्रीमेंट आया, इसी तरह 13 में 3 जोड़ दो, 16 आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, 16 आपके पास अवेलेबल था। उसके बाद 8 से 11, इधर भी 3 नंबर बढ़े, तो 19 में 16 में 3 बढ़ा दो तो इधर 19 होना चाहिए था। मतलब ये वाला कंसेप्ट जो है आपका वैलिड नहीं है। मतलब अभी तक के लिए इस फॉर्मेट को या जो पैटर्न है इसको होल्ड पे रखते हैं, पहला ऑप्शन से तो नहीं आ रहा जब हमने लेटर टू लेटर कंपेयर किया। यहां जाइए फिर से, ई एच क्यू। अब देखो इन ऑप्शंस को हम यूटिलाइज कर सकते थे क्योंकि 3 ऑप्शन में पहला कॉम्बिनेशन जो हैश की जगह है वो ई एच क्यू था। चलो कोई बात नहीं, 5 से 3 8, 13 से 3 16, लेटर पी अवेलेबल है। 8 में 3 जोड़ दो कितना आ गया? 11। 16 में 3 जोड़ दो, लेटर 19 भी अवेलेबल है। 17 में 3 जोड़ दो 30, 19 में 3 जोड़ दो 22, लेटर वी भी अवेलेबल है। मतलब कि बी ऑप्शन जो है इस चीज को जस्टिफाई कर रहा है, हर एक लेटर में 3-3 नंबर का इंक्रीमेंट आ रहा था। नेक्स्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर में सीरीज गिवन है, घबराना नहीं है। देखो इसको अटेम्प्ट करने की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, आप पूरी की पूरी सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिस हो रखी है ना वो इसी वे में ही हो रखी है। ठीक है, चलो तो 14 और 26 ज्यादा गैप नहीं है तो डिफरेंस से ही आ जाएगा, मल्टीपल्स बनाने की नीड नहीं है। 14 और 26 में कितने का इंक्रीमेंट लगा? 12 का। इधर कितने नंबर बढ़ गए? 24। इधर कितने नंबर बढ़ गए? 48। तो ध्यान से देख रहे होंगे जो डिफरेंस है विद इन द नंबर्स ट्वाइस होता जा रहा था। मतलब पिछला जो गैप है वो कितने का होगा? 6 का होगा। उससे पिछला गैप कितने का होगा? 3 का होगा। तो 5 में 3 बढ़ा दो 8, 8 में 6 बढ़ा दो 14, 14 में 12 बढ़ाए 26। ठीक है, तो मिसिंग टर्म कौन सी थी यहां पर? 8। क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिस है ना वो छोटे नंबर से बड़े नंबर तक अप्रोच करने की ज्यादा है। क्योंकि यहां पर तो चलो छोटे छोटे नंबर्स थे, आप एडजस्ट कर लोगे कि 50 98 और 50 में 48 का डिक्रीमेंट आया। बट प्रॉब्लम पता कहां पर आती है? अगर बड़े बड़ी वैल्यूज आ जाती हैं, 3 डिजिट का कोई नंबर आ जाता है या 4 डिजिट का कोई नंबर आ जाता है, तो कैलकुलेशंस आपकी जो है वो थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती हैं, टाइम कंज्यूमिंग। तो बेस्ट वे क्या है? हमेशा ट्रीट कैसे करना है नंबर्स को? असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में। ठीक है, क्योंकि छोटे नंबर से बड़े नंबर तक ट्रेवल करना हमारे लिए कंपैरेटिवली आसान रहता है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट का केस। चलो ठीक है, देखते हैं। कहता है शुड द गवर्नमेंट मेक अ 1 ईयर रूरल सर्विस मैंडेटरी फॉर ऑल द ग्रेजुएटिंग डॉक्टर्स इन इंडिया। के देश के अंदर, इंडिया के अंदर क्या करना चाहिए सरकार को? सभी स्नातक डॉक्टरों के लिए 1 वर्ष की ग्रामीण सेवा अनिवार्य कर देनी चाहिए। मतलब जैसे डॉक्टर्स की जो सर्विसेज होती हैं मेजरली देखा जाए तो हम कहते हैं कि मेट्रो सिटीज में या अर्बन एरियाज में हॉस्पिटल्स वगैरह की फैसिलिटी ज्यादा होती है, तो सारे के सारे वहां पर ही अप्लाई करना पसंद करते हैं। एक्सपीरियंस अगलों का मैटर करता है और क्राउड भी ज्यादा होता है शहरों के अंदर, क्योंकि गांव के अंदर इतनी सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ठीक है, वैसे वो जनरली एक हिडन फैक्टर की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर एक कंडीशन दे दी गई है कि सरकार को
1 साल की उनकी रूरल सर्विसेज, मतलब आप जैसे ही ग्रेजुएट हो जाएं, डॉक्टर बन जाएं, अपनी सर्विसेज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सर्विसेज कहां से स्टार्ट करें? रूरल सर्विसेज, ग्राम क्षेत्रों में जाके स्टार्ट करें। क्या वो मैंडेटरी कर देना चाहिए सभी के लिए, सभी डॉक्टरों के लिए? तो इस पे क्या तर्क है? कहता हाँ कर दो। आर्ग्यूमेंट है, बायस्ड तो रहेंगी चीजें, एक बोलेगा यस, एक बोलेगा नो। तो आपको अपना डिसीजन नहीं लेना, जो ये स्टेटमेंट्स बोल रही है उसी के बिहाफ पे चल रहे। ठीक है, यस कहता हाँ मैंडेटरी कर दो। इट इज द ओनली वे to address the severe shortage of medical professionals in the rural areas and ensure that the rural poor have access to the basic health care। अब कहता हाँ कर दो, क्योंकि सिर्फ यही एक तरीका है एड्रेस करने का कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर मेडिकल प्रोफेशनल्स की कितनी ज्यादा कमी है, शॉर्टेज है, कि गांव के लोगों को टाइमली जो है वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। इमरजेंसी के केसेस में उनके पास इतने सारे रिसोर्सेज नहीं है गांव के अंदर कि जाके वो इमरजेंसी केसेस में किसी भी डॉक्टर को दिखा पाए। तो अगर आप इस लेवल पे ग्राउंड रियलिटी चेक करना चाहते हो कि कितनी शॉर्टेज है, तो ये काम जो है मैंडेटरी है, क्योंकि सिर्फ यही एक तरीका है ये सारी चीजें उनके नोटिस में लाने का। ठीक है, चाहे बेसिक हेल्थ केयर की भी क्यों ना बात करें। अब आप में से कई बोलेंगे जी सर आपने तो सिखा रखा है कि ओनली टर्म आ जाए तो उसको तो अवॉइड करना है। ओके, नो डाउट अवॉइड करना है, बट मैंने ये भी बोला था बट उसकी सेंस मैटर करती है। अब इसके अलावा कोई और रिसोर्स बता सकते हो? अगर मैं कहता हूं दिस इज द ओनली वे, चलो ये वाला गलत है, इसके अलावा क्या हो सकता है? क्योंकि जब तक जो काम करने वाले प्रोफेशनल्स हैं उनको ही ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं चलेगा ग्राउंड लेवल पे जाके कि ये चीजों की समस्या है, तब तक अवेयरनेस कैसे बढ़ेगी? तो बेहतर है, क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि कोई कलेक्टर है, सपोज कोई इंजीनियर है या कोई टीचर है, अब वो तो टीचर है या प्रोफेशनल कोई भी है, इंजीनियर है, बट वो डॉक्टर तो नहीं है। अब वो डॉक्टर है, डॉक्टर को ही बेसिक चीजों का पता है कि इस एरिया के अंदर मैं इस ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूं तो मेरे पास ये इक्विपमेंट होने चाहिए। आप अगर इंजीनियर है तो आपको तो पता नहीं होगा ना कि क्या क्या चीजें चाहिए, कौन सी मेडिसिन हमें प्रोवाइड करनी है, ठीक है, क्या क्या इंजेक्शंस वहां पर अवेलेबल होने चाहिए इमरजेंसी केसेस के लिए। आप तो सिर्फ रिपोर्ट बता सकते हो कि यहां पर कमी है, बेसिक हेल्थ केयर भी अवेलेबल नहीं है। अब क्या पता किसी डॉक्टर को आप जाके बोलते हो वो कितना सीरियस लिया बात को, वो तो यही इमेजिन करेगा ना, क्या पता हो। बट जब तक वो अपने लेवल पे इन चीजों को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक कोई भी जो है फ्रूटफुल डिसीजन इस केस में नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, क्योंकि सिर्फ यही एक तरीका है इन सारी की सारी चीजों को नोटिस में लाने का। तो पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल जेन्युइन आपका आर्ग्यूमेंट था, बिल्कुल सही बात बोली जा रही है, इसके अलावा कोई और हमारे पास रिसोर्स ही नहीं है। दूसरा क्या कहता है? नो, नहीं करना चाहिए मैंडेटरी। अब किसके हक की बात की जाएगी? डॉक्टरों के बिहाफ पे सोचा जाएगा। कहता नहीं, इट इज अनफेयर टू फोर्स स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स इनटू अ स्पेसिफिक सर्विस एंड दैट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रूरल हॉस्पिटल्स विल प्रिवेंट देम फ्रॉम प्रैक्टिसिंग मेडिसिन इफेक्टिवली। अब देखो, कहता नहीं मैंडेटरी नहीं करना चाहिए, रीजन बीइंग कोई जो है स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल है, सपोज डॉक्टर है और काफी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है। अब वो स्पेशलाइज्ड है मतलब मेजर इलनेस के लिए वो माना जाता है, उसके पास रिसोर्सेज भी अकॉर्डिंगली होने चाहिए ताकि वो अच्छे ढंग से इलाज कर सके। अब गांव में जो है वो लिमिटेड केसेस ही होते हैं, लिमिटेड केसेस के लिए आप हैवी मशीनरीज या हाईटेक मशीन नहीं प्रोवाइड करवा सकते हैं, छोटे से एरिया के लिए खर्चा बहुत हो जाएगा। ओके, क्योंकि केसेस ही नहीं है, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो खत्म हो जाएगा अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल भी वहां पर ओपन कर दे तो बेसिकली क्या चाहिए? हॉस्पिटल रन करने के लिए काफी ज्यादा पेशेंट्स हों, उसे अकॉर्डिंगली जो है वो मशीन सेट की जाती हैं, हाई टेक मशीन सेट की जाती हैं ताकि सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो सके, नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो आ सके और लोगों का ट्रीटमेंट हो सके। ओके, अब अगर कोई भी प्रोफेशनल है जिसको वो रिसोर्सेज चाहिए, अगर वो गांव के अंदर जाता है उसको वो रिसोर्सेज सारे के सारे नहीं मिल पाएंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट वो कर भी नहीं पाएगा। तो इसलिए सारे के सारे डॉक्टर्स को मैंडेटरी नहीं करना चाहिए। कुछ एक डॉक्टर्स को जहां आपको लगता है कि हाँ इस डॉक्टर को यहां पर सेट करना चाहिए, बट ये डॉक्टर जो है बाकी के कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर है, स्पेशलाइजेशन है उसकी किसी इलनेस को लेके, किसी ट्रीटमेंट को लेके,
तो ऐसे डॉक्टर्स को वहां पर भेजना तो फिर तो वो रिसोर्सेज जो है डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए किसी काम के नहीं रहेंगे। तो डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी है कि सारे के सारे डॉक्टर्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए स्पेसिफिक सर्विस, क्योंकि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं मिलेगा, उनको इक्विपमेंट वैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर उनसे क्या होगा, उनकी जो प्रैक्टिस है ड्यूरिंग दैट सिनेरियो या पीरियड वो भी इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो यहां पर दोनों के दोनों तर्क जो है वो स्ट्रॉन्ग थे। ओके, बाकी ओनली वाला भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, थोड़ा टाइम लगाया मैंने इस क्वेश्चन के ऊपर ताकि आपको चीजें यहां पर कन्वे कर पाऊं। तो अपना डिसीजन नहीं बनाना यहां पर। कई क्या है, काफी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो खुद ही एज्यूम कर लेते हैं कि नहीं यार ऐसा होना चाहिए, हाँ सही बात हो रही है। आप अपने रिव्यूज नहीं दे सकते हो, आपको एज अ मीडियोकर बनना है, पार्टिसिपेट नहीं करना। मीडियोकर बन गए तो आप किसी ना किसी के अगेंस्ट जा सकते हो एज अ पार्टिसिपेंट। इसलिए हमेशा मीडियोकर की तरह ट्रीट करो, दोनों को ध्यान से समझो, एनालाइज करो, उसके बाद ही बताओ कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक आर्ग्यूमेंट है। नेक्स्ट, एन रिलेटेड टू जे, एन का जे से क्या रिलेशन है, इतना सा पैरामीटर आपको सॉल्व करना था। पहले वन क्या रिप्रेजेंट करता है, सिस्टर, तो जे बनी है बहन किसकी, के की। सारी स्ट्रेट में गिवन है, नहीं रिवर्स भी है, मिक्स का केस है, ध्यान से। ये देखो बी इज द मदर ऑफ ए भी गिवन है। चलो यहां तक, यहां हालांकि 4 यूज ही नहीं हो रहा, बाकी सारी स्ट्रेट में गिवन है। 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रदर, तो के ब्रदर बना किसका, एल का। 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर, तो एल फादर बना किसका, एन का। अब N7M आपको यूज करना ही पड़ेगा, रीजन बीइंग आपको यहां पर N का जेंडर नहीं पता, पूरी इक्वेशन सॉल्व होगी। 7 का रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रदर, तो N ब्रदर बना किसका, M का। N ब्रदर बना मतलब मेल बना, तो N का J से क्या रिलेशन है, वो उसके ब्रदर का सन है। ब्रदर सन मतलब भतीजा, मतलब के नेफ्यू। देखते ही अटेम्प्ट करना था। ओनली अ फ्यू मोबाइल्स आर टैबलेट्स, केवल कुछ ही हिस्सा मोबाइल का टैबलेट है, मतलब रिमेनिंग हिस्सा मोबाइल का टैबलेट नहीं है। सभी टैबलेट्स जो हैं वो लैपटॉप्स का हिस्सा है, और कोई भी लैपटॉप जो है वो डेस्कटॉप नहीं है। चलो पहला निष्कर्ष क्या कहता है, कहता है कुछ मोबाइल डेस्कटॉप होने की संभावना है। क्या कुछ हिस्सा मोबाइल का डेस्कटॉप हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। कौन सा हिस्सा, ये जो टैबलेट और लैपटॉप का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये पोर्शन तो मोबाइल का ऐसा है जो कभी भी डेस्कटॉप हो ही नहीं सकता, नेगेटिव रिलेशन बना रहा है। बट इस वाले एरिया की जो ये मोबाइल का हिस्सा है पूरे डेस्कटॉप के साथ कोई भी कनेक्शन में नहीं आ रहा, तो ये हिस्सा मोबाइल का जो है वो डेस्कटॉप भी हो सकता है, और सारे का सारा डेस्कटॉप यहां पर भी आ सकता है। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष आपका बिल्कुल सही था। दूसरे पे आते हैं, कहता है सभी मोबाइल्स कभी भी लैपटॉप नहीं हो सकते। हाँ जी, सारा मोबाइल कभी भी लैपटॉप नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। आप सारे के सारे मोबाइल को ही लैपटॉप का हिस्सा बना सकते हो, क्योंकि अगर अगर कुछ मोबाइल लैपटॉप है तो ये वाला पोर्शन भी तो मोबाइल का लैपटॉप हो सकता है। आप कहेंगे वो तो टैबलेट का हिस्सा बनेगा, नहीं, ये सिचुएशन तो पॉसिबल हो सकती है ना। देखिए कि ओनली अ फ्यू मोबाइल आर लैपटॉप, मैंने स्टेटमेंट में अपनी बात भी रख ली और अपना कंक्लूजन भी सही करवा लिया। ओनली अ फ्यू मोबाइल्स आर लैपटॉप, देखो वही चीज बन रही है, तो इसलिए सारा मोबाइल जो है वो लैपटॉप हो सकता है। ठीक है, चलिए ऑल लैपटॉप्स आर मोबाइल, क्या सारे लैपटॉप्स मोबाइल हैं, ये गलत हो गया। कुछ हिस्सा लैपटॉप का मोबाइल है, केवल और केवल पहला निष्कर्ष ही अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए अगले पे आए। नेक्स्ट, 18 का संबंध 24 के साथ है, ओके। 37 का संबंध 81 के साथ है, 24 का बताना है। क्या किया जा सकता है, एक चीज कॉमन निकल के आ रही है यहां पर, ये 3 का मल्टीपल है। अगर मैं इसे 3 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, रिजल्ट 8। इसे 3 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 27। यहां से 8 कैसे आए, यहां से 27, हाँ बहुत ईजी है, देखो दोनों में 10-10 नंबर कम कर दो, -10 करो। 18 में 10 कम कर देंगे 8, 8 का 3 गुना 24 हो गया। 37 में 10 कम कर देंगे, 27 का 3 गुना कितना होगा, 81। अब इसमें 10 कम कर दो, कितना आ जाएगा, 14, 14 का 3 गुना कितना हो गया, 42। सी ऑप्शन जो है आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट, चलो इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, स्टेटमेंट एंड कोर्सेज ऑफ एक्शन के ऊपर है। कहता है सेक्टर 12 की आवासीय कॉलोनी में, रेजिडेंशियल कॉलोनी है एक, बार बार बिजली की कटौती और वोल्टेज में उतार चढ़ाव के कारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नुकसान होना एक आम बात हो गई है। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं घर के अंदर वो
खराब होते चले जा रहे हैं। ये एक नॉर्मल सिचुएशन बन गया क्योंकि बार बार बिजली कट लगता है और वोल्टेज भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होती है। तो इसके ऊपर क्या कार्यवाही होनी चाहिए? कहता कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए क्योंकि बिजली कटौती गर्मी का एक स्वाभाविक हिस्सा है और निवासियों को इसके अनुकूल होना चाहिए। ये तो कोई बात नहीं बनी। किसने कहा कि गर्मियों के अंदर बिजली कटौती जो है एक स्वाभाविक हिस्सा है? ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। अब काफी ज्यादा मेट्रो सिटीज हैं, लाइक हम चंडीगढ़ जैसे एरिया की बात करते हैं। अगर आप रहते हो तो आपको पता होगा, नहीं रहते तो इसकी खास बात बता देता हूं। चंडीगढ़ के अंदर बहुत ही कम घरों के अंदर जो है वो आपको इन्वर्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि वहां पर लाइट्स कभी भी जाते ही नहीं है। अगर कभी फॉल्ट पड़ भी जाता है तो बेसिकली क्या होता है, वो इन्फॉर्म कर देते हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन वाले कि 12 से लेके 2 बजे तक बिजली कट रहेगा, तो इसलिए आप अपना ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को लेके। अगर आपको ज़रूरी काम करना है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, आप अपना अरेंजमेंट पहले से ही करके रखें, ठीक है। चाहे वो वाटर सप्लाई की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, वो कन्वे की जाती है। अब वहां पर बिजली नहीं जाती, गर्मियां तो चंडीगढ़ में भी आती हैं। तो ये आम बात नहीं होना चाहिए कि हाँ लोगों को पहले ही मेंटली प्रिपेयर करके रखो, हाँ भी गर्मियां आएंगी, प्यार है ना, बिजली कट लगेगा। अब गर्मियां तो 6 महीने रहती हैं, या 6 महीने सर्वाइव ही करता रहे बंदा, बट उसका नुकसान भी तो देखो कितना हो रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? मतलब बंदा ये मेंटली प्रिपेयर होके चले कि हाँ मुझे गर्मियां फेस करने को मिलेंगी, इसलिए मैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अपने घर में ना लेके आऊं, कोई भी गैजेट ना लेके आऊं क्योंकि वो खराब हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि वो तो आम बात है, नुकसान क्यों कराएं डबल डबल। तो ये वाला जो है गलत है। ऐसा नहीं है कि कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। दूसरा कहता है निवासियों को विद्युत विभाग के कार्यकारी अभियंता के पास सामूहिक लिखित शिकायत दर्ज करानी चाहिए जिससे नुकसान का विस्तृत विवरण दिया गया। ये जेन्युइन कोर्स ऑफ एक्शन है कि अगर लोगों को लगता है वहां के एरिया के कि ऐसी चीजें हो रही हैं, उनके घर का जो है वो नुकसान हो रहा है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, और डेली की डेली हमें लाइट्स यहाँ पर काफ़ी फ्लक्चुएट करती है, कट काफ़ी रहते हैं, जनता बच्चे अच्छे से सो नहीं पाते, फैमिली मेम्बर्स नहीं सो पाते क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो उनको क्या करना चाहिए, कंप्लेंट देनी चाहिए रिटर्न के अंदर वहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के, ताकि वो अपने सारे का सारा जो भी उनका नुकसान हो उसका डिटेल में उसका ब्यौरा दे पाए, ताकि उसके नोटिस में आई चीज़ें एटलीस्ट कोई ना कोई तो वो एक्शन परफॉर्म करेंगे इस चीज़ को लेके। तो यहां पर आपका सिर्फ और सिर्फ दूसरा वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन था। चाहे तो आप इससे सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट कर सकते थे। वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। चलो सबसे पहले इनर वाले एरिया में देखते हैं। अब इनर वाले एरिया में आपको एक विंडो दिखाई दे रही होगी, इस विंडो के अंदर कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो गए, वर्गों की संख्या कितनी होगी, 5। एक विंडो आपको बड़ी सी ये भी दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो इस विंडो में भी कितने हो जाएंगे, 5। एक विंडो में 5 है तो 2 विंडोज में कितने हो गए, 10। इसके अलावा कोई भी और वर्ग बनता हुआ नहीं विजिबल हो रहा। नेक्स्ट ये देखिए, ये थोड़ा प्रीवियस ईयर वाला मैंने कंसेप्ट उठाया। प्रीवियस ईयर के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ रखा है क्योंकि आफ्टर ऑल बोला हुआ मैंने आपको कि हर एक नेचर का क्वेश्चन मैं आपको यहां पर कन्वे करूंगा। अब यहां पर देखिए, जब हम पहले और दूसरे ग्रुप की बात करें लेटर्स की, सारे के सारे लेटर्स कॉमन है, सिर्फ डी जो है वो चेंज हो गया किसमें, डब्ल्यू में। जब हम दूसरे से तीसरे में जाते हैं तो पहले 3 लेटर कॉमन है, पहले 3 लेटर कॉमन है, डब्ल्यू तो चेंज हो चुका है, तो आर चेंज हुआ अगले लेटर में किसमें, आई में। मतलब रिवर्स सीक्वेंस में हर नया लेटर जो है किसी दूसरे अक्षर के साथ अरेंजमेंट में आ रहा है। कैसे, ऑपोजिट लेटर। तो अब किसकी बारी होगी, यहां से बी और ओ तो कॉमन रहेंगे, तो ए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जेड में, आई और डब्ल्यू एज इट इज। तो आखिरी में होना चाहिए जेड आई डब्ल्यू, ठीक है। अब यहां पर तो आपको क्लियरिटी मिल रही है कि एक एक लेटर रिप्लेस हो रहा है और किसके साथ रिप्लेस हो रहा है। बाय चांस कोई लेंदी वर्ड आ जाता है और आपको वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो इसका मैं ऑल्टरनेट बता देता हूं। डायरेक्ट कैसे कर सकते थे बिना कोई चेंजेस किए कि आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाए। अब देखो, पहले शब्द के अंदर आखिरी लेटर चेंज हुआ, ठीक है, डब्ल्यू बन गया, और डब्ल्यू तो थ्रू आउट द सीरीज यही रहेगा, डब्ल्यू में ही रहेगा। दूसरा शब्द जब तीसरे में आया तो यहां पर कौन चेंज हुआ, आर। अगर आर आई में चेंज रहा तो थ्रू आउट द सीरीज आई और डब्ल्यू तो सेम ही रहेगा। एग्री करके, चेंज कौन होगा, ये बीच वाला अक्षर, जब हम तीसरे से चौथे ग्रुप में टारगेट करेंगे। तो बी और ओ कॉमन रहने वाले हैं, लास्ट के आई और डब्ल्यू कॉमन रहने वाले हैं। तो पहले 2 और आखिरी 2 कॉमन रहेंगे, चेंज कौन होगा, ए चेंज होगा। और वो किस में चेंज होगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये बैठा हुआ है,
क्योंकि जब ए चेंज होगा चौथे ग्रुप में जाके, वो थ्रू आउट द सीरीज तो सेम ही रहेगा। तो वो किस में चेंज हो रहा है? जेड में चेंज हो रहा है। मतलब ये तो चलो सिंपल सा केस था, ऑपोजिट लेटर में चेंज हो रहा है। बाय चांस कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कि आपको वेरिएशंस नहीं पता चल पाती हैं, पता नहीं चल पाता कि कौन सा लेटर किस दूसरे लेटर में चेंज हो रहा है, तो आप ऐसे हिट एंड ट्रायल अपना सकते हो। ठीक है, ये भी एक स्मार्ट वर्क ही है एक तरह का। नेक्स्ट, चलो एक ओपन डाइस का केस है, कौन सी डाइस फोल्ड करने पे निम्न में से बनाई जा सकती है। ठीक है, चलो ओपन डाइस का रूल, कौन सा बनाया जा सकता है उसके बारे में बताना है, नहीं बनाया जा सकता वो भी देख लेना, कहीं नोट वर्ड ना गिवन हो। जैसे 4 और 2 एक दूसरे के विपरीत है, अगर 4 और 2 एक दूसरे के विपरीत है तो 4 और 2 एक साथ नहीं होने चाहिए, मतलब ये वाली डाइस आप क्रिएट नहीं कर सकते। 5 1 का विपरीत है, 5 और 1 अगर ऑपोजिट है तो एडजेसेंट नहीं हो सकती, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। 3 और 6 वो विपरीत है, 3 और 6 एडजेसेंट नहीं है, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ पहले वाली क्लोज्ड डाइस या क्लोज्ड फॉर्मेशन जो है वो बना सकते थे। अगला, चलो डेसीग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, इनको अल्फाबेटिकल लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, तार्किक क्रम इनका बेसिकली क्या होगा। अब सबसे अगर मैं पहले बात करूं सभी को कंपैरिजन करने पे, 3 और 5 को कंपेयर करो, मिलीग्राम और सेंटीग्राम। मिलीग्राम जो होता है वो ग्राम का 1/1000वां हिस्सा होता है, जिसको हम 10⁻³ बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किस में आएगा? मिलीग्राम के अंदर। मिलीग्राम मतलब आपका आंसर जो है वो 3 से शुरू होगा। ये मैं कंप्लीट ही बता देता हूं, अवेयरनेस है, जनरल नॉलेज का पार्ट है। ये क्या होता है? सेंटीग्राम 10⁻²। ठीक है, तो 3 के बाद क्या आ जाएगा? 5, मतलब ए ऑप्शन आपका आंसर है। ये होता है 1 ग्राम का 10वां हिस्सा, मतलब 10⁻⁻1। उसके बाद आ क्या? ग्राम। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? हेक्टोग्राम। हेक्टोग्राम क्या होता है? 10⁻² ग्राम, मतलब 100 ग्राम के बराबर होगा। ये हो जाएगा आपका 10⁻3। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। ओके, तो इनका सीक्वेंस क्या रहेगा? 3 5 1 4 6 2। ये आपका लॉजिकल सीक्वेंस है। नेक्स्ट, हर ग्रुप का आखिरी अक्षर उठा लो। ऑप्शन देखो ध्यान से, हर ग्रुप का आखिरी अक्षर उठाएंगे उसी से ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन के अंदर हर ग्रुप के अंदर आखिरी लेटर डिफरेंट है। 10 25 15 नंबर बढ़ गए, 25 से 15 नंबर बढ़ा दो 14 ही आएगा। ठीक है, चाहे आप कैलकुलेट कर सकते हो। 25 और 14 कितने हो गए? 39। 39 को स्प्लिट कर दो, 25 और 25 सॉरी 30 आएगा, 25 और 14 नहीं, 15 नंबर बढ़ेंगे ना। 25 और 25 15 कितने हो जाएंगे? 40। 40 को स्प्लिट करेंगे 26 + 14 में, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। 14th प्लेस पे आपको कौन मिलेगा? n। फिर इसमें 15 नंबर और बढ़ा दो, 14 में 15 बढ़ाओगे कितना आ जाएगा? 29। 29 का मतलब 3, मतलब के लेटर सी। तो आपका एक्चुअल आंसर होगा डी ऑप्शन। चाहे तो आप इसमें फर्स्ट लेटर भी कंपेयर कर सकते थे, सेकंड भी। तो ऑप्शन का रेफरेंस लेके देखा मैंने, वेरी कौन सा कर रहा है? थर्ड लेटर, सिर्फ उसी से ही आंसर कंक्लूड हो जाएगा हमारा। सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करना था सिटिंग अरेंजमेंट का केस है। कहता है 6 फ्रेंड्स हैं, एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं, सभी का फेस जो है वो सेंटर से बाहर की तरफ है। अब टुवर्ड्स दी सेंटर भी इसे ट्रीट कर सकते हो। क्या इंफॉर्मेशन कहता है? पहली कहता है एस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ क्यू एंड यू। एस जो है वो बोथ क्यू एंड यू दोनों का पड़ोसी है। उसके बाद क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी। अगर क्यू पी के दाईं और तीसरे प्लेस पे है तो यहां से क्लैरिटी मिल जाती है कि क्यू और पी एक दूसरे के विपरीत हैं, क्योंकि 6 पर्सन के केस में चाहे कोई किसी के बायां तीसरा हो या दायां तीसरा हो, वो एक दूसरे के विपरीत ही माने जाते हैं। यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, इसमें भी यू जो है वो आर के विपरीत बैठा होगा। ठीक है, अभी हमें नहीं पता क्यू यहां पर है या क्यू यहां पर है, यू यहां पर है या यू यहां पर है। जो भी होगा, क्यू यहां पर आएगा या यू यहां पर आएगा तो उसके ऑपोजिट आर यहां जाएगा। क्यू यहां पर होगा तो उसके ऑपोजिट पी और यू के ऑपोजिट आर यहां पर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली पूरे के पूरे सिनेरियो में बचेगा कौन? टी ही तो बचेगा, क्योंकि क्यू के ऑपोजिट में कौन आएगा? पी, कहीं भी बैठा हो, मतलब इन दो पोजीशन पे पी और आर में से कोई ना कोई एक आएगा। ओके, चलो आगे क्या है? क्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। क्यू आर का पड़ोसी है, तो आर यहां भी आ सकता है, आर यहां भी आ सकता है। टी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। टी जो है वो क्यू के बाईं और दूसरे प्लेस पे है। अब ध्यान से सुनिए, सारे के सारे आउटसाइड द सेंटर है। अगर टी का बायां दूसरा क्यू है तो टी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। ठीक है,
अगर टी का बायां दूसरा क्यू है तो क्यू यहां नहीं आ सकता, क्योंकि आउटसाइड द सेंटर के केस में क्यू का बायां दूसरा इधर टी बनना चाहिए, तो क्यू यहीं पर ही होगा। ओके, आउटसाइड द सेंटर है ना सिचुएशन, तभी उसके बाईं और दूसरे प्लेस पे कौन आएगा, टी अवेलेबल होगा। क्यू के सामने कौन बैठा हुआ है, पी, और यू के सामने कौन बैठा हुआ है, आर। ठीक है, तो आउटसाइड द सेंटर का केस है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी बताना है। पी के तत्काल बाईं ओर यहां पर कौन बैठा हुआ है, यू। सी ऑप्शन आपका आंसर है। अब इसे टुवर्ड्स द सेंटर का मान के भी चल सकते थे, तो भी आपका आंसर यही आएगा, चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स एक शब्द दे दिया गया, उसमें अगर हर एक अक्षर को अल्फाबेटिकल सीक्वेंस के हिसाब से दाएं से बाएं अरेंज कर दिया जाए तो कितने अक्षर ऐसे होंगे जिनकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं करेगी। तो स्टैटिस्टिक्स शब्द के अंदर सभी को दाएं से बाएं रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो जो सबसे आखिरी में आएगा उसको सबसे पहले लिखो, सबसे लास्ट में कौन आएगा, टी। अपोजिशन वैल्यूज का रेफरेंस भी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद कौन आ जाएगा, एस। कितने एस हैं, 3 एस हैं, तो 3 एस यहां पर आ गए। उसके बाद कंपेयर करें तो कौन आ जाएगा, आई। 2 आईज एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कौन आ जाएगा, सी, फिर कौन आ जाएगा, ए। तो कितने अक्षरों ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया है, विल रिमेन अनचेंज्ड। तो कितने अक्षर, एक ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा और ये चौथा, 4 अक्षर। तो मोर देन 3 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। ठीक है, कहता महानगर में तेजी से बढ़ती अचल संपत्ति की कीमतों, अचल संपत्ति, मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, अच्छा, रियल एस्टेट प्राइसेस। ओके, मतलब जो प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। कहता महानगरों में तेजी से बढ़ती अचल संपत्ति की कीमतों से वास्तविक घर खरीदारों को बचाने के लिए राजस्व आवास बोर्ड ने मूल्य लोक योजना, ठीक है, प्राइस लॉक की एक घोषणा कर दी है कि इतने प्राइस पे लॉक कर दिया जाएगा, इतने पे आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी ले सकते हो। ठीक है, चलो, क्योंकि डे बाय डे महानगरों में देखा जा रहा है कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो राज्य आवास बोर्ड ने क्या किया है, मूल्य लोक योजना, एक प्राइस लोक योजना, मतलब स्कीम कह सकते हैं ना। ठीक है, स्कीम अनाउंस की, हाँ, स्कीम के बारे में बोल रहा है, जिसके तहत नागरिक वर्तमान दरों पर फ्लैट बुक कर सकते हैं। तो मतलब आज की जो प्राइजेस हैं लॉक कर दिया है, इस अमाउंट पे ही आपको फ्लैट मिलेंगे, आप बुकिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, और शेष राशि का भुगतान 2 साल बाद कर सकते हैं। कि सपोज 50 लाख का फ्लैट है तो एक लॉक कर दिया हमने अमाउंट कि 10 लाख पे आप फ्लैट बुक कर दीजिए, जैसे जैसे बढ़ते चले जा रहे हैं ये ना हो कि आपको 2 साल के बाद का रेट देना पड़े, तो आप अपनी प्रॉपर्टी जो है वो या फ्लैट जो है वो बुक कर सकते हैं इतनी अमाउंट दे के, बाकी आपको फ्लैट मिलेगा 2 साल के बाद ही, पेमेंट भी आप 2 साल बाद कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या पूर्व धारणा लगाई जा सकती है, कहता भविष्य में कीमतों में होने वाली वृद्धि से बचने के लिए बड़ी संख्या में वास्तविक घर खरीदार फ्लैट बुक करने के लिए आगे आएंगे। मतलब अगर ये डिसीजन लिया जा रहा है राज्य आवास बोर्ड के तहत, तो मतलब लोगों के बेनिफिट के लिए दिया जा रहा है। अब जो अपना प्लान कर रहे हैं घर लेने के लिए, उनको लगता है कि भाई हमारे पास पैसे तो आएंगे बट उसको टाइम लगेगा पैसे इकट्ठे करने में, तो उन्होंने एक स्कीम दे दी है कि आप अभी लॉक कर लो, अपना बुक कर सकते हो फ्लैट, बाकी जो पेमेंट है 2 साल बाद देने ना। अब जिसको एक्सपेक्टेड है कि मेरे पास 2 साल के बाद इतना अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा, मतलब आज के टाइम का रेट जो है वो 3 साल के बाद का रेट जो है काफी हेल्थ डिफरेंस आ सकता है, प्रॉपर्टी के रेट क्या पता 1.5 गुना या 2 गुना तक बढ़ जाए, तो अभी तक के लिए फायदा है मेरा, मैं अभी तक के लिए बुक कर लेता हूं छोटी अमाउंट देके। तो पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिल्कुल ये पॉजिटिव एजम्पशन है। दूसरा, तभी तो ये डिसीजन लिया जा रहा है। दूसरा कहता है महानगर में अचल संपत्ति की कीमतों में अगले 2 वर्षों में और वृद्धि आने की उम्मीद है। अगर ये वृद्धि आने की उम्मीद है तभी तो राज्य आवास बोर्ड ने ये स्कीम लॉन्च की है। अगर उनको ना लगता कि हाँ ऐसा नहीं होगा तो ये स्कीम देने का कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो नॉर्मली ही प्रॉपर्टीज जो है वो सेल आउट हो रही हैं, लगातार प्राइजेस जो हैं बढ़ते चले जा रहे हैं, तभी तो उन्होंने प्राइस लॉक स्कीम जो है वो लॉन्च की है। तो यहां पर दोनों की दोनों पूर्व धारणाएं जो है वो निहित है, दोनों ही अनुसरण करती हैं। नेक्स्ट, प्लस को रिप्लेस कर दो डिवाइड के साथ। भाई इसमें तो क्या ही करवाने वाला है मेरा, डिवाइड रिप्लेस कर दो माइनस के साथ, मल्टीप्लाई प्लस के साथ, और माइनस मल्टीप्लाई के साथ। बस सॉल्व करना था इसे। 36/4 कितना हो गया, 9, 9 5 45, 45 और 10 55 में 15 कम कर दो 40 आपका आंसर।
नेक्स्ट सिमिलर सेट आपको डिटरमिन करना था 12, 88, 10, 8, 52 और 5। छोटे नंबरों से बड़ा नंबर क्रिएट करते हैं, कुछ कॉमन है, हाँ बीच वाली संख्या 4 का मल्टीपल है। ध्यान से देखिए, अब अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर या डिवाइड करके देखूं, ये 22 आया, ये 13 आया, तो 10 और 12 कितना होया? 22, 22 का 4 गुना 88, 8 और 5 13, 13 का 4 गुना 52 हो गया। तो बीच वाली संख्या जो है बाकी दो संख्याओं के सम का, योग का 4 गुना है। तो कौन सा होगा? ये 4 का मल्टीपल नहीं है, निकालो बाहर। 9 और 3 12, ये मल्टीपल नहीं है, ठीक है, 48 होना चाहिए था, ये भी नहीं है, ये बता आंसर। 15 और 6 21, 21 का 4 गुना 84, 84। आई ग्रेटर देन एल, हाँ जी, आई इसका हिस्सा है, एल इसका हिस्सा है, तो सबसे पहले आई ग्रेटर देन के, क्योंकि के ही दोनों में कॉमन है, आई के से बड़ा है और के फर्दर एल से बड़ा है, तो आई अल्टीमेटली एल से ही बड़ा हो गया। साइन का फेस भी अल्टीमेटली आई की तरफ ओपन है, आई के से बड़ा है ना, ठीक है। तो के का रिलेशन देखो एल के साथ, के एल से ग्रेटर है, तो के से फर्दर ग्रेटर कौन है? आई, तो अल्टीमेटली आई एल से ही ग्रेटर हो गया, ठीक है। तो पहले वाला तो सही होगा ही होगा। ओके, चलो, या तो मेरे पास आंसर पहला ऑप्शन होगा या चौथा ऑप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि पहले वाला तो ट्रू है ही है। चलो, दूसरे से ही मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। n ग्रेटर देन इक्वल टू h, के यहां पर है, के यहां पर है कॉमन, तो n ग्रेटर देन के है, के लेस देन h है, मतलब यहां पर n से लेके h तक जब आप ट्रेवल करेंगे आपको सिर्फ सिंगल साइन दिखाई देगा, और वो साइन एक दूसरे को अपोज भी कर रहे हैं। हमें तो डबल डबल साइन चाहिए, इसलिए दूसरे वाला गलत, आंसर आ गया ओनली 1:2। तीसरे वाला तो है ही गलत, क्योंकि उससे रिलेटेड आपको ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, ठीक है, जहां पर पहला भी सही हो और तीसरा भी सही हो। m ग्रेटर देन i की बात करें तो दोनों में फिर से कॉमन कौन है? के लेस देन आई है, के ग्रेटर देन m है, साइन एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, तो यहां भी कुछ डिफाइन नहीं होगा, इसलिए ये भी निष्कर्ष आपका टोटली रॉन्ग हो गया, तो ओनली 1:2 आपका करेक्ट आंसर है। लाइन का कोड गिवन है, डियर का कोड गिवन है, बल्ब का निकालना है। देखिए काफी ह्यूज अमाउंट में आपको नंबर गिवन है, तो पक्का कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई ना हो रहा हो। अब डियर का हम निकाल सकते हैं, लाइन का एक काम करते हैं, जब भी इस केस में आपको ऐसी कंफ्यूजन आ जाए ना, फैक्टर्स बना लेना नंबर्स के, क्योंकि पोजीशन वैल्यूज तो यूज करनी ही पड़ेंगी, बट वो किस तरह से आपस में मल्टीप्लाई होंगी इस चीज का आपको आइडिया नहीं होगा ना। तो बेहतर है, जैसे मैंने डियर का कोड निकाल लिया 171। अब 171 को क्यों चूज किया? क्योंकि मैं इसके साथ अपनी यहां पर हिट एंड ट्रायल नहीं लगाने बैठूंगा, क्या पता किस कॉम्बिनेशन से यहां पर मेरा कोड क्रिएट करा हो। 171 मैंने क्यों चूज किया? क्योंकि जब मैं इसके फैक्टर्स बनाऊंगा ना, यहां से एक प्राइम नंबर निकल के आ जाएगा, जिससे मुझे क्या है, एक हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। चलो, कि 19 और 9 को गुणा करूं 171। अब यहां पर जज करो, 19 और 9 बन सकता है? 19 कहां आएगा, 9 कहां आएगा? ये देखो, 4 और 5 कितना हो गया? 9, 8 और 1 कितना हो गया? 19। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया, मतलब पहले दो लेटर की पोजीशन वैल्यू का सम मल्टीप्लाई बाय दूसरे लेटर की अगले दो अक्षरों की पोजीशन वैल्यू का सम। यहां पर ट्राई करके देखें, ये कितना हो गया? 21 और 2 23, ये कितना हो गया? 12 और 2 14, 23 का 14 गुना, 4 3 12, यूनिट प्लेस 2 वाले हैं। चलो 23 का 14 गुना करते हैं। पहले 23 का 10 गुना कितना हो गया, या ऐसे भी कर लो, 14 का 2 गुना कितना हो गया? 28, मतलब 280, 14 3 42, 322 बिल्कुल है ऑप्शन में, देखो, ठीक है। चलो, टू प्रोटेक्ट योर मनी नेवर शेयर योर पिन और पासवर्ड विद एनीवन। अगर आप अपना पैसा सुरक्षित रखना चाहते हैं तो जो पिन है, ठीक है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, और जो पासवर्ड है वो किसी के साथ शेयर मत करें, इवन इफ द कॉलर क्लेम्स टू बी द फ्रॉम द बैंक। अगर कॉलर कोई भी आता है ना, फोन करके कहता है हाँ जी आपके फोन पे कोई ना कोई कोड आया होगा या पासवर्ड आया होगा, पिन आया होगा, चाहे वो बैंक की तरफ से ही कॉल क्यों ना आए, किसी के साथ भी अपना पिन कोड जो है और पासवर्ड जो है वो शेयर मत करें। रियल बैंक ऑफिशियल्स विल नेवर आस्क फॉर दीज डिटेल, मतलब जो अगर जेन्युइन बैंक ऑफिशियल होगा ना, वो कभी भी आपको इन चीजों के लिए पूछेगा ही नहीं, ठीक है। आरबीआई भी ऐसी गाइडलाइंस देता है, तो इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है? कहता है इफ अ कॉलर आस्क यू फॉर पिन दे आर लाइकली नॉट अ रियल बैंक ऑफिशियल्स। अगर कोई भी आपको पिन के लिए पूछता है, हाँ जी अपना पिन बता दो अकाउंट का या एटीएम कार्ड का, दे आर नॉट लाइकली अ रियल बैंक ऑफिशियल, तो वो असली बैंक कर्मचारी नहीं है, बिल्कुल ठीक है।
क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि कोई भी अगर असली बैंक अधिकारी होगा वो कभी भी इन चीजों के लिए आपको कभी भी नहीं पूछेगा। बट अगर वो पूछ रहा है मतलब वो बैंक अधिकारी बढ़िया नहीं है, जेन्युइन नहीं है। दूसरा कहता है इट इज सेफ टू शेयर योर पासवर्ड इफ द कॉलर साउंड्स पोलाइट एंड प्रोफेशनल। कहता ये सही रहेगा अपना पासवर्ड शेयर करना अगर कोई भी जो आपको फोन करके आपका पिन और पासवर्ड मांगता है और वो काफी नम्रता से पेश आता है, काफी सूझबूझ के साथ आपको बोलता है हाँ जी कैसे हो जी, ये है वो है फलाने नहीं, मीठे पलोस से मारता है, पंजाबी में कहते हैं मीठे पलोस से मारना, ठीक है। तो काफी नम्रता से बात करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पासवर्ड उठा के दे देंगे। जो भी कॉलर आएगा वो आपसे प्यार से ही बात करेगा ताकि उसकी बातों में आप आ जाएं और उसको सारी की सारी क्रीडेंशियल्स दे दें, यूजर आईडी पासवर्ड सब कुछ दे दें। गलत। जब हिदायत मिल गई है कि किसी को देना ही नहीं है, चाहे वो गुस्से में बात करे, गुस्से में करेगा फिर तो आप दोगे ही नहीं, प्यार से करेगा तो भी नहीं देना। इसलिए सिर्फ और सिर्फ पहला अनुमान ही आपका सही है। चलो विलेज, रेवार। अब देखो मीनिंग वर्ड जो है थोड़े टिपिकल से लग रहे हैं ना, हम इनका पहला लेटर कंसीडर करेंगे, ठीक है। रवार मतलब आर। विलेज आर इज 20 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ विलेज एस। सार और संघोल दो हैं, सार को एस आर लिख दूंगा, संघोल को एस एन लिख दूंगा मैं, ठीक है। अब अपने लेवल पे कुछ भी यूज कर सकते हो। तो विलेज सार के उत्तर में, कितना उत्तर में, 20 किलोमीटर उत्तर में कौन सा विलेज है, विलेज रेवार। उसके बाद संघोल जो है 18 किलोमीटर ईस्ट है सार के, संघोल के 18 किलोमीटर पूर्व में, सॉरी सार के 18 किलो पूर्व में कौन है, संघोल, ठीक है। एस आर लिख देता हूं ये। उसके बाद आनंद गांव जो है वो 12 किलोमीटर वेस्ट है रेवार के, रेवार के 12 किलोमीटर वेस्ट में आनंद गांव है। नेक्स्ट, इफ नितिका स्टैंडिंग एट संघोल फेसिंग नॉर्थ। अगर निकिता या नितिका संघोल गांव में खड़ी है उत्तर दिशा की तरफ फेस करती हुई, ठीक है। वॉक 18 किलोमीटर टू हर वेस्ट। अगर वो अपने पश्चिम में जाती है 18 किलोमीटर, मतलब वो सार गांव में पहुंच चुकी है। इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम द विलेज आनंद। तो वो विलेज आनंद से कौन सी दिशा में लोकेटेड है, तो वो उसके दक्षिण पूर्व दिशा में लोकेटेड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 4 कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, डिफरेंट वन आपको चूज करना है। नंबर अगर देखें सबसे पहले तो ये देखो 2 का क्यूब है, ये 4 का घन है, ये 3 का घन है, ये 10 का घन है। वैसे ये 8 का स्क्वायर भी हो सकता है बट ऐसे नहीं आना आपको, इसको एज अ क्यूब भी तो ट्रीट किया जा सकता है। लेटर से कनेक्टेड है। 17 और 15 में अंतर है 2 का, इसलिए 2 का घन हो गया 8। 18 और 10 में अंतर है 8 का, तो यहां 10 का घन क्यों है, चेक करो इधर। 26 और 22 में अंतर हो गया 4 का, 4 का घन 64। ये आपका डिफरेंट है। यहां पर 8 का क्यूब होना चाहिए था 512, हालांकि यहां पर 10 का स्क्वायर यूज हो गया, ठीक है। अब देखो होगी ना वही बात, ये 4 का क्यूब है और 8 का स्क्वायर भी है, ये 10 का स्क्वायर है, ओके। चलो सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करना था क्योंकि वर्ड का कोड नंबर की फॉर्म में है। तो सबसे पहले जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स कम है उसको टारगेट करो। TRL का क्या कोड गिवन है, 2 2 3 6 1 4। एक्चुअल पोजीशन वैल्यू लिख लो पहले तो, 20 18 12। तो देखो कैसे बन रहा है, 20 में 2 बढ़ा दो तो 22 आ गया, ये 18 का डबल कर दिया, ये देखो 18 का डबल कर दिया। 12 और 2 कितना हो गया 14। इधर 2 नंबर बढ़े, इधर 2 नंबर बढ़े, यहां पर क्या है 2 गुना कर दिया। मतलब ऑल्टरनेट लेटर की पोजीशन वैल्यू के साथ किस तरह से खेला जा रहा है, पहले 2 नंबर ऐड करो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 नंबर ऐड करो। बीच का लेटर कंसीडर कर नहीं सकते क्योंकि NCRQ 4 लेटर का कॉम्बिनेशन है, मिडिल लेटर आप डिटरमिन कर ही नहीं पाओगे। तो यहां पर भी यही बन रहा है, देखो +2 14 और 2 16, ये 3 का डबल 6 आ गया, वही चीज बन रही है, +2 मल्टीप्लाई बाय 2, +2 5 और 2 कितना हुआ 7, ऑप्शन एलिमिनेट। H 8 का डबल कितना हो गया 16, दोनों में है, फिर 12 और 2 कितना हो गया 14, इसे एलिमिनेट करो, 16 का डबल कितना हो गया 32, ए ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट, ठीक है। एक स्टार्टअप कंपनी है हैज टू फाइनलाइज अ लोकेशन फॉर इट्स न्यू हेडक्वार्टर्स। उन्होंने अपना हेडक्वार्टर खोलना है तो उसके लिए उन्होंने लोकेशन फाइनलाइज करनी है।
तो उसके लिए कुछ कंडीशंस बोलेगा, तब पोटेंशियल लोकेशंस आर साइट एक्स वाई एंड जेड। 3 लोकेशंस हैं, साइट एक्स वाई और जेड। ठीक है, क्राइटेरियाज के ऊपर बेस्ड है कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, क्राइटेरिया दे दिया गया। द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स आर अ लिमिटेड बजट। रिक्वायरमेंट क्या क्या है हेडक्वार्टर खोलने के लिए? जो लोकेशन होगी वो लिमिटेड बजट का है। बजट कितना है बताया नहीं गया, मतलब लिमिटेड है। सेफ्टी को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और कनेक्टिविटी भी हो। कनेक्टिविटी मतलब रिसोर्सेज भी नियर बाय अवेलेबल हो। ठीक है, जैसे कोई हॉस्पिटल हो गया, कोई मान सकते हैं मीटिंग एरिया हो गया, या हम मान सकते हैं कोई होटल और रेस्टोरेंट साथ में हो गए अगर बाहर से विजिट करते, क्योंकि हेडक्वार्टर की बात की जा रही है। ऐसी कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन वहां पर तीनों साइट्स पे अवेलेबल है? कहता साइट एक्स इज अवेलेबल एट द लोएस्ट रेंट, सबसे कम रेंट है, बट इज लोकेटेड इन एन एरिया विद अ हाई क्राइम रेट एंड नो मेट्रो कनेक्टिविटी। जहां पर क्राइम रेट ही इतना ज्यादा है तो आप क्या वहां पर हेडक्वार्टर ओपन करने का रिस्क लेंगे? और कोई कनेक्टिविटी भी नहीं है, तो पहली साइट तो रिजेक्ट हो गई। साइट वाई जो है वो लोकेटेड है सिटी के सेंटर में विद एक्सीलेंट कनेक्टिविटी, सब कुछ अवेलेबल है, जो चाहिए सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, बट द रेंट इज डबल द कंपनीज बजट। जब बजट ही लिमिटेड है, या तो बोले ना कि बजट की कोई टेंशन नहीं है, फिर तो हम इसको ही प्रेफर कर दें क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, बट बजट जो है वो डबल हो गया। सपोज किसी कंपनी ने 1 करोड़ लगाना है, 2 करोड़ मायने रखता है, हेडक्वार्टर ओपन करने जा रहे हैं, एंड द बिल्डिंग नीड्स मेजर रिपेयर्स। चलो भाई, इस पे भी आपको रिपेयर का खर्चा देना पड़ेगा, ये साइट भी कैंसिल है, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट नहीं है। तीसरी साइट क्या कहते हैं? साइट जो जेड है एक सेफ बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर है, हैज गुड मेट्रो कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी भी बढ़िया है, और रेंट जो है वो स्लाइटली अबव द लोएस्ट कोट बट वेल विद इन द कंपनीज बजट। बट वो कंपनी के बजट में है, हल्का सा ज्यादा है। सपोज किसी कंपनी ने कोट किया है 1 करोड़, सीरी ओपन हो गई थी, चलो कहां पर थे हम? हाँ, जो साइट जेड है वो कंपनी के बजट से, जो सपोज कंपनी का बजट है 1 करोड़, तो वो स्लाइड से ज्यादा, मतलब 1 करोड़ 1-2 लाख ऊपर होएगा, बट वो उसके बजट में है। बजट में है, कनेक्टिविटी भी है, सेफ भी है, सारी चीजें हैं, तो साइट जेड जो है वो बेस्ट सूटेबल है फॉर द हेडक्वार्टर। डिसीजन मेकिंग का था, थोड़ा लेंदी जरूर था बट आसान होते हैं ये। 7 दोस्त हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ बाइक्स हैं। ठीक है, अरेंजमेंट बेस्ड रैंकिंग है, इसको आपको क्या करना है, हमेशा सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करना है। डी हैज मोर बाइक्स देन एफ, डी के पास एफ से ज्यादा बाइक्स हैं। उसके बाद बट लेस देन जी, बट जी से कम बाइक्स हैं, एफ से ज्यादा है, जी से कम है। एफ हैज लेस बाइक्स देन ए, एफ के पास कम बाइक्स हैं ए से, मतलब ए के पास एफ से ज्यादा बाइक्स हैं। एंड ए डज नॉट हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ बाइक्स, मतलब जब आप इनको कंपेयर करने बैठेंगे ना इन सातों की सातों बाइकों को, तो ए के पास जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ बाइक्स नहीं है, मान लिया। उसके बाद 4 persons हैव मोर बाइक्स देन सी, सी से 4 लोगों के पास ज्यादा बाइक्स हैं, मतलब बाइक के हिसाब से, नंबर ऑफ बाइक्स के हिसाब से सी का स्थान कितना हुआ? 5वां। नेक्स्ट, ई हैज द लीस्ट एंड डी हैज द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ बाइक्स। ई के पास सबसे कम बाइक्स हैं और डी के पास थर्ड हाईएस्ट, 1 2 3, डी के पास थर्ड हाईएस्ट है। डी के पास थर्ड हाईएस्ट है, डी के अबव में कौन रहेगा? जी। ठीक है, डी के बिलो में कौन रहेगा? एफ रहेगा। ठीक है, एफ यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। चलो आगे देखते हैं। बी हैज लेस बाइक्स देन जी, बी के पास जी से कम बाइक्स है, जी से कम बाइक्स को किसके पास है? बी के पास। तो हमें बताना है हाईएस्ट नंबर ऑफ बाइक्स किसके पास है। अब ध्यान दीजिए इस चीज का, हमें सबसे पहले एफ को कंपेयर करना है। एफ से ज्यादा बाइक्स किसके पास है? डी के पास भी है, जी के पास भी है, ए के पास भी है। अब डी तो ऑलरेडी एडजस्टेड है, मतलब इतना क्लियर हो गया एफ के अबव में कम से कम जी और ए बाइक ने तो पक्का आना ही आना है। एग्री कर गए? जी के एफ के ऊपर ए और जी ने तो पक्का आना ही आना है। अगर मैं ये 2 पोजीशन भी दे देता हूं जी और ए के लिए, तो एफ बाइक यहां भी आ सकती है, एफ बाइक यहां भी आ सकती है। ओके, अब आगे देखिए, अगर मैं जी को यहां पर प्लेस कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं जी को यहां पर प्लेस कर देता हूं तो होगा क्या? तो जी के बिलो में देखो किस किस ने आना है? डी ने भी आना है, एफ ने भी आना है, बी ने भी आना है, और सी और ई तो ऑलरेडी अरेंज्ड है,
तो हम बेसिकली बात करते हैं एफ और बी की। अगर मैं जी बाइक यहां पर दे देता हूं तो एफ और बी के लिए प्लेस यहां पर रहा, टॉप पे कौन सी बाइक आ जाएगा, पर्सन आ जाएगा ए, बट ए तो टॉप पे है ही नहीं, तो हमें जी को यहां नहीं अरेंज करना। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बाइक्स किसके पास होंगी, जी के पास होंगी। ठीक है, सिर्फ हमें क्या है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बाइक्स किसके पास है उसी से ही मतलब था, बाकी किसी और से कोई मतलब नहीं था। 15 फरवरी 2013 को शुक्रवार था, तो हमें बताना है 15 फरवरी 2021 को कौन सा दिन था। नॉर्मली डेट और मंथ दोनों सेम है, ईयर टू ईयर वेरी करना है। 8 साल का डिफरेंस आ गया। इन 8 सालों में 8 ओड डेज तो होंगे ही होंगे, प्लस कितने लीप वर्ष हुए, 2016 2020, 2 लीप वर्षों की वजह से 2 ओड डेज और आ गए, तो विषम दिनों की संख्या कितनी हुई, 3। तो आपके यहां पर 3 दिन बढ़ेंगे शुक्रवार में, उत्तर आ जाएगा मंडे। बहुत इजी लेवल का था, टिप्स पे भी हो सकता था विदाउट पेन एंड पेपर। नेक्स्ट चेंजेस देख लीजिए, जैसे पहले से दूसरे में हुई हैं, जैसे 8 और के इंटरचेंज हो गए, सी और वी भी इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कौन हुआ, वी यहां पर था सेंटर में आ गया, बी यहां पर था सेंटर में आ गया, सेम चेंजेस है। अब जैसे दूसरे से तीसरा बना वैसे चौथे से पांचवा बनाओ। दूसरे से तीसरा कैसे बना, अब वी सेंटर में था, अपर राइट कॉर्नर पे आ गया, तो बी सेंटर में है तो बी अपर राइट कॉर्नर पे आएगा। ये दोनों ऑप्शन हो गए एलिमिनेट। इस कॉर्नर पोजीशन पे देख लो कौन आ रहा है, दूसरे से तीसरा कौन आ रहा है, यहां पर ए था, अब कौन आ गया, सी, मतलब एक नया एलिमेंट आ रहा है। तो वी की जगह नया ऑब्जेक्ट आएगा, वी की जगह नया एलिमेंट आएगा। तो इस ऑप्शन को आपको, सॉरी इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन के थ्रू जज करना था कि वी की जगह कौन सा नया एलिमेंट आएगा। अगला एक और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्या बोला जा रहा है, यू आर अ सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन योर गवर्नमेंट, इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। आप एक सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर क्या है, SAO है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, एक जूनियर क्लर्क। ठीक है, हु हैज अ कंसिस्टेंटली एक्सीलेंट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, जिसका बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है परफॉर्मेंस के दौरान, मतलब उसका काम जो है वो सबसे बेहतर रहा है, एक क्लर्क है। एंड इज नोन फॉर इज ऑनेस्टी, वो अपनी ईमानदारी के लिए भी जाना जाता है। इज गोड बाय सिक्योरिटी टीम टेकिंग अ फ्यू ऑफिशियल स्टेशनरी आइटम्स, नोट पेन एंड पेन्स होम विदाउट परमिशन। अब एक सिक्योरिटी टीम से पता चलता है कि वो बिना इजाजत के, ठीक है, बिना परमिशन के जो स्टेशनरी आइटम है ना वो अपने घर लेके जा रहा है, लाइक नोटबुक्स हो गई, नोटपैड्स हो गए और पेन हो गए। व्हेन कन्फ्रंटेड, जब उसको पता चलता है ऑफिशियल को, वो उससे पूछताछ करता है, ही ट्रीटफुली एडमिट्स ही टुक देम, उसने टीयरफुली मतलब रोते हुए इस चीज को एडमिट किया है कि हाँ उसने ये काम किया है। बिकॉज हिज चिल्ड्रंस स्कूल सप्लाईज वर लॉस्ट इन अ स्मॉल हाउस फायर एंड ही कैन नॉट अफोर्ड न्यू वंस अंटिल द नेक्स्ट पे डे। वो कहता कि एक आग लगने की वजह से, स्मॉल हाउस फायर, छोटी सी आग लगने की वजह से जो उसकी स्टेशनरी आइटम थी, जो सप्लाईज थी, जो स्कूल वालों ने दी थी, वो सारी की सारी उसमें जल के राख हो गई है, और जब तक अगली सैलरी नहीं आ जाती तब तक वो ये सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर पाएगा। एज ही इज अ सुपरवाइजर व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, आपका सबसे सटीक कार्यवाही इस सिचुएशन पे क्या होनी चाहिए। देखो क्लर्क ईमानदार भी बहुत है, रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया रहा है, बट छोटी सी वजह के पीछे वो पकड़ा गया, बट उसने इस चीज को एडमिट किया है रोते हुए कि ये सीन हो गया था, आग वगैरह लग गई थी, बट उसका जो सप्लाई थी, मतलब जो उनको स्टेशनरी आइटम मिल रखी थी स्कूल की तरफ से बच्चे को, वो जो है वो सारी की सारी बर्बाद हो गई थी। बट बच्चे को चाहिए, बट वो ले भी नहीं सकता जब तक अगली सैलरी नहीं आ जाती। अब बच्चे को पढ़ाई तो करनी है, स्कूल भी जाना है, तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन बढ़िया होना चाहिए। कहता इमीडिएटली टर्मिनेट हिज एम्प्लॉयमेंट टू सेट अ जीरो टॉलरेंस एग्जांपल फॉर द रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट। अब इतनी छोटी सी गलती के लिए टर्मिनेट करना इज नॉट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, तो आप उसे डांट सकते हो, कुछ ना कुछ 1-2 दिन के लिए सस्पेंड कर सकते हो, नहीं भाई तेरी तो सैलरी काटी जाएगी ये वो, ताकि अगले डिपार्टमेंट के जितने भी और एम्प्लॉयज हैं उनके लिए भी एक उदाहरण सेट हो कि आप छोटी सी भी गलती करोगे तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इतना ह्यूज अमाउंट में जो है पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। दूसरा कहता है इग्नोर द इंसिडेंट, इंसिडेंट को इग्नोर कर दो एंटायरली बिकॉज ही इज अ हाई परफॉर्मर एंड द वैल्यू ऑफ द आइटम इज नेग्लिजिबल। इंसिडेंट को इग्नोर कर दो क्योंकि वो बढ़िया परफॉर्म कर रहा था अपनी ड्यूटी के दौरान, और एंड द वैल्यू ऑफ द आइटम इज नेग्लिजिबल। ऐसा नहीं है, देखो
अगर कल आज को वो छोटी मोटी गलती कर रहा है और पकड़ा भी गया है, बट उसको पता है कि मेरा ऑफिसर जो है इस चीज़ के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा और मुझे माफ़ी भी दे दी, कल को वो कोई बड़ी चोरी भी कर सकता है। ठीक है, उस चीज़ का वेट थोड़ा करेंगे। तो बीइंग एन ऑफिसर ये भी बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है कि आप उसकी गलती को इग्नोर कर दें। तीसरा कहता है रिपोर्ट द इंसिडेंट टू द पुलिस एंड फाइल अ फॉर्मल थेफ्ट चार्ज टू इंश्योर द लॉ इज स्ट्रिक्टली फॉलोड। ये भी नहीं कर सकते। अब छोटी सी गलती के लिए क्राइम है, चलो मान लिया उसने छोटी मोटी चोरी की है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि पुलिस केस बना दे उसके अगेंस्ट, फाइल कर दें, बेचारा सस्पेंड हो जाएगा इस चीज को लेके। ठीक है, चौथा ही वाला सही होगा और क्या, बाकी तीन तो वैलिड ही नहीं है। इशू अ फॉर्मल वार्निंग, हाँ एक समझदारी से एक चेतावनी दे दो उसे। रिक्वायर हिम टू रिटर्न और पे फॉर द आइटम्स, और उसे बोलो या तो आइटम रिटर्न कर दे या उसके बदले में पे कर दे, क्योंकि ऑफिस का पैसा गया, सरकार का पैसा गया। एंड प्राइवेटली हेल्प हिम थ्रू एन एम्प्लॉय वेलफेयर फंड और पर्सनल असिस्टेंट, उसे प्राइवेटली जो है असिस्ट किया जाना चाहिए फाइनेंशियली भी, किसके थ्रू, वेलफेयर फंड, एम्प्लॉय वेलफेयर फंड होगा उसके थ्रू उसे जो है हेल्प करनी चाहिए, और पर्सनल असिस्ट भी किया जाना चाहिए। भाई अगर तुझे कोई भी दिक्कत होती है, तो परेशानी है, कोई भी चीज़ है, तो मुझे आके पर्सनली मिलो, विल चेक इट आउट, देखेंगे उसका क्या करना है। बट आगे से ये काम नहीं होना चाहिए, फॉर्मल वार्निंग दे दो। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन जो है वो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन था। ओवरऑल इजी था, देखा जाए हल्का सा मैं क्वाइट लेंथी कहूंगा, बट मॉडरेट की तरफ कम था, इजी टू मॉडरेट की तरफ जा रहे हैं। अगर सपोज लेवल्स मैं बांट दूं इजी टू मॉडरेट के 5 लेवल, तो ये दूसरे से तीसरे लेवल तक ही था, ज्यादा लेंथी भी नहीं था। तो एक्सपेक्टेड इसमें भी 28 से 29 क्वेश्चन आपके इजीली हो सकते थे। जल्दबाजी में एक या दो क्वेश्चन आपने में भी गलत मार्क कर दिए गए हों, पर जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारी सिल्ली मिस्टेक की वजह से 3 गलत हो गए, वहां पर जल्दबाजी कर रहे हैं। भाई अगर कर भी रहे हो, 1-2 सेकंड चाहे एक्स्ट्रा दे दो, गलत मार्क नहीं होने चाहिए। 3 नंबर की गेम है, 2 नंबर की गेम नहीं है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, 1 नंबर कटेगा। इन बातों का ध्यान रखो, लालच में मत आओ, कोई बात नहीं, एक्यूरेसी पे ध्यान दो। आप खुद नहीं पता चलेगा अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन करके चलते हैं ना, आप खुद कहेंगे कि ये तो हमें एक्सपेक्टेड नहीं था, पेपर कम हो गया हमारा, कि हालांकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी इतने सफिशिएंट नहीं हुए थे, फिर भी हमारी सिलेक्शन हो गई। ये होता है ऐसा, जनरली काफियों के साथ होता है। तो इसलिए जल्दबाजी कभी मत करो। अकेला मैं रीजनिंग के साथ नहीं कह रहा हूं, क्वांट्स के साथ भी ही जल्दबाजी मत करो। चाहे अगर आपका एक्सपेक्टेड टाइम है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर 10 सेकंड है, 15 सेकंड है, चलो मैं कह लेता हूं 30 सेकंड है, उसको 35 सेकंड दे दो। डिफिकल्टी लेवल हमेशा सेम थोड़ा रहेगा, ऊपर नीचे होता ही रहता है, तो अकॉर्डिंगली टाइम मैनेज कर लो। ठीक है, केयरलेस नहीं होना बस। ओके, क्योंकि वो क्वेश्चन खुद भी गलत होगा, जो सही है उसका भी 1 नंबर ले डूबेगा। तो इन बातों का ध्यान रखो। छोटी छोटी चीजें हैं, बट आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, और इस क्रूशियल टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा। ठीक है, नहीं तो फिर अगले साल वेट करो। तो ध्यान रखिए इन चीजों का। ठीक है, बाकी अपना कमेंट जो स्कोर कार्ड जो है कमेंट सेक्शन में भी बताइए, और जो अपने फीडबैक्स हैं, जेन्युइन फीडबैक, जो भी आप कहते हैं कि हाँ किस तरह से मॉक का लेवल है, आपको हेल्प मिल रही है नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं, तो सारे के सारे फीडबैक जो है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि बाकियों को भी पता चले, वो भी फ़ायदा उठा सके, उनको भी हेल्प मिल सके अपनी प्रेपरेशन में। ओके, चलो जल्दी मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।